आज का टॉपिक कैडेवरिक प्रिजर्वेशन मेथड्स एंड स्पेसिफिक माउंटिंग है। आज हमारी सातवां व्याख्यान है विश्व आयुर्वेद परिषद रचना शारीर संभाषा का। जो हमारा पिछला व्याख्यान हुआ था वो जो व्याख्यान था हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ शारीर रचना शारीर का लिया था, जो संहिता बेस था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा मॉडर्न प्रिजर्वेटिव मेथड्स और स्पेसिमेन माउंटिंग चल बारे में है। हम आयुर्वेद शास्त्र के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं और आधुनिक शास्त्र के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। आज के जो हमारे स्पीकर है उनका इसी प्रिजर्वेशन एंड स्पेसिमेन माउंटिंग में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। सर देहदान एक्टिविटीज के भी सर ने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। सर ने देहदान के लिए लगभग 450 फॉर्म्स कलेक्ट किए हैं जो आगे चल के बॉडी डोनेट करेंगे फॉर द डिसेक्शन। अभी तक सर ने 95 डेड बॉडीज एम्बाल्व की है। लगभग 25 के करीब स्पेसिमन माउंटिंग की है, अलग अलग प्रकार के कलरिंग के साथ माउंट किया है। सर ने बोन्स को कलर और माउंटिंग किया है। सर ने बहुत सारे मॉडल्स प्रिपेयर किए हैं। उसी के साथ सर ने दो बॉडीज को ममीफाइड भी किया है और एक इनोवेटिव आइडिया डेवलप की है जिससे हम कैडेवर को लिफ्ट कर सके पुली के द्वारा, जो डिसेक्शन के लिए हम बाहर निकालते हैं फ्रॉम द प्रिजर्वेटिव टैंक्स। सर ने अभी तक 12 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को गाइड किया है। साथ ही सर ने 2 पीएचडी स्टूडेंट्स को भी गाइड किया है। सर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज के साथ सर का रिसर्च का भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। सर ने अभी तक 25 पेपर प्रेजेंट किए हैं अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। सर बहुत सारी जगह पे लगभग 20 जगह पे रिसोर्स पर्सन और चीफ गेस्ट करके सम्मानित हुए हैं। सर सर ने बहुत सारे और ये और सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं। साथ ही सर के लगभग 25 आर्टिकल्स पब्लिश है और एक बुक पब्लिश है 2018 में मर्म शारीर पे। सर करंटली रिसर्च में अर्बेटर वोल्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की, उनके साथ सर सिकल सेल पे एक वर्क कर रहे हैं। वहां पे सर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन है। साथ ही सर ने सीसीआरएस में भी एडवर्स इवेंट मैनेजर और डाटा मैनेजर का काम किया है विद इन द इवैल्यूएशन ऑफ एफिकेसी सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। साथ ही सर ने सिकल सेल एनीमिया के प्रोजेक्ट में सीसीआरएस के साथ भी आयुष मिनिस्ट्री के साथ काम किया है। और सर को अलग अलग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सर स्टूडेंट के वक्त से अवार्डेड है, मींस 1994 में सर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर थे फ्रॉम नागपुर गवर्नमेंट कॉलेज। सर को बेस्ट अवार्ड्स बेस्ट टीचर अवार्ड्स भी मिला है, डॉक्टर भास्कर गोविंद घानेकर बेस्ट शारीर टीचर अवार्ड। और साथ ही सर को नेशनल सेमिनार और तंत्रिका शारीर में भी सम्मानित किया गया है। सर के सिकल सेल एनीमिया पे अलग अलग व्याख्यान ऑल इंडिया रेडियो पे भी प्रकाशित हुए हैं। तो हमारे पास जो आज स्पीकर जुड़े हैं वो सभी आयामों में परिपूर्ण है। मीन्स सर ने डिपार्टमेंटल इसमें भी कैडेवरिक प्रिजर्वेशन या स्पेसिमेन माउंटिंग में बहुत सारा काम किया है। सर ने रिसर्च में भी बहुत सारा काम किया है। इसलिए आज हमारे साथ जुड़ने के लिए विश्व आयुर्वेद परिषद के तरफ से रचनाचार्य संभाषा के तरफ से मैं सर को धन्यवाद देता हूँ और सर को आमंत्रित करता हूँ आज के टॉपिक उनके टॉपिक के लिए कैडेवरिक प्रिजर्वेशन मेथड एंड स्पेसिमेन माउंटिंग। गिरीश सर। यस सर, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, हाँ सर, आ रही है। ओके। कहाँ देख तूने क्या किया है घर पे, क्या है ये अभी? स्लाइड वेट कर रहे होंगे इसलिए चुप हो। एक्सक्यूज मी सर, आवाज नहीं आ रही है। सर गिरीश सर अनम्यूट कर लीजिए। अभी आ रही सर आवाज? यस यस सर, आ रही। स्क्रीन भी दिख रहा है ना सर? यस सर, यस सर। चालू करें?
यस सर, with prior permission. यस सर, चालू कीजिए। Yeah. Very good morning, all of you. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सभी यहाँ पे उपस्थित गुरुजन को प्रणाम करता हूँ। राकेश शर्मा सर हमारे गुरु है, उनको भी वंदन करता हूँ। खेड़ीकर जी, अमोल देशपांडे जी और बाकी के लोग हैं, मेरे कलीग है, मेश्राम सर है और बहुत सारे कलीग है जो यहाँ से जुड़ गए हैं, उनको भी मैं मेरे इस लेक्चर में आमंत्रित करता हूँ। विश्व आयुर्वेद परिषद ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मेरा जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एनाटॉमिकल एस्पेक्ट है, उसको प्रेजेंट करने के लिए एक सुविधा उपलब्ध कर दी है। उसके लिए भी उनके तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आज का मेरा जो कैडेवर प्रिजर्वेशन एंड स्पेसिमेन प्रिपरेशन एंड माउंटिंग एंड कलरिंग ऑफ द स्पेसिमेन जो है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल बात करेंगे और उसके लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट लेना है, इसके पीछे दो कारण थे मेरे। एक तो एनसीआईएसएम का नया जो सिलेबस हमारे सामने आया है, उसमें बहुत सारा मॉडर्न का पार्ट भी है और अभी बहुत सारे इंस्पेक्शन भी हम देखते हैं जिसमें नए कॉलेजेस भी ओपन हो रहे हैं, लेकिन रचना शरीर के हिसाब से जो म्यूजियम डेवलपमेंट होनी चाहिए या वहाँ पे कैडेवर्स होने चाहिए, उसमें हमको लैक्यूनी दिखती है। और उसके कारण कहाँ ना कहाँ तो हमारा रचनाशारी डिपार्टमेंट का इंप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे एनआईए का शारीर रचना का डिपार्टमेंट है, वाराणसी का है या आइया का है, तो उसके हिसाब से हमारे बाकी के कॉलेजेस में भी ऐसा कुछ स्पेसिमेन ज्यादा हो, जिससे कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए सब स्पेसिमेन अवेलेबल होने चाहिए। इसलिए हमारा जो म्यूजियम डेवलपमेंट है, वो म्यूजियम डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। तो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, हमारे यहाँ पे कैडेवर की उपलब्धियां जो है वो कम होती जा रही है, कम होती है। जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर हमको डिपेंड होना पड़ता है, इसलिए हमें लगता है कि कैडेवर सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए, एम्पल ऑफ द कैडेवर्स उपलब्ध होने चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर चुके हैं और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अभी सचिन खेड़ीकर सर ने कहा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे कैडेवर्स है, क्योंकि एक देहदान एक्टिविटी हमारे सेक्रेटरी सर थे, लेट डॉक्टर दादा साहेब गुजर सर, उनको भी मैं इस मौके पे प्रणाम करता हूं। और उन्होंने ये इनिशिएशन लिया और हमारे यहाँ पे पुणे में सबसे ज्यादा कैडेवर हमारे कॉलेज में या मेरे डिपार्टमेंट में है, ये मैं गर्व के साथ कर सकता हूँ। तो ऐसा ही गर्व सबको महसूस हो, हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो या स्पेसिमेन माउंटिंग अच्छा हो, ये सबको लगता है। तो थोड़ा सा उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत है। इसलिए एक सब्जेक्ट जो है हमने ये चुना है। तो ये जो सब्जेक्ट के साथ में मैंने अभी बोला कि डॉक्टर दादा साहेब गुजर जी थे, वो भी प्लेन बीएमएस थे, लेकिन उनका एनाटॉमी के तरफ देखने का नजरिया जो था वो बहुत अलग था। उन्होंने लेट डॉक्टर एमपी एरंडे सर है, राकेश शर्मा सर जानते हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। शर्मा सर भी थे एनआईए में, वो भी उनके सारे फ्रेंड। और कंठी सर जो है वो भी उनके साथ काम कर चुके हैं। तो इनके साथ में मुझे काम करने का मौका जो मिला, उसके कारण मैं प्रोफेसर डॉक्टर एमपी एरंडे सर को भी प्रणाम करता हूं। इस कोरोना काल में उनका दुखद निधन हो गया और हमारा जो एक आशीर्वाद बना था, वो एक आशीर्वाद हमारे ऊपर से कम हो गया, इस समय इस मौके पे कहना चाहूंगा। तो एरंडे सर ने और गुजर सर ने एक इंस्पिरेशन दिया हमको कि म्यूजियम डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए, कैडेवर अवेलेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, और वो अवेलेबल होने के बाद
हमारा म्यूजियम कैसे डेवलप होना चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स कैसे करना चाहिए, वो एमपी एरंडे सर ने हमको बताया और हमसे करवा के लिया। इसलिए हमारे यहाँ पे कम से कम अब 250 सॉफ्ट ऑर्गन के जो स्पेसिमेंस है, इंटैक्ट ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड उन्होंने करके रखा है एरंडे सर ने, वो भी एक यूनिक स्पेसिमेन हमारे म्यूजियम में है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेसिमेंस हमारे यहाँ पे है। तो उसके लिए हमको कैडेवर की जरूरत बहुत ज्यादा लगेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुलते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि एनाटॉमिकल एक्ट होना जरूरी है। तो एनाटॉमिकल एक्ट सबसे पहले यहाँ पर इसमें होना चाहिए। दूसरा है जो कैडेवर की अवेलेबिलिटी जो है, वो कैडेवर की अवेलेबिलिटी होने के लिए मेडिकल कॉलेज के साथ डिपेंड रहते हुए भी हम एक देहदान एक्टिविटी अगर हम अच्छी तरह से रन कर सके इंस्टीट्यूट के मार्फत, तो वहां पर भी आपको कैडेवर, एम्पल ऑफ कैडेवर मिलेंगे। बच्चों को हम डाइसेक्शन के जरिए एनाटॉमिकल एस्पेक्ट अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे। और तीसरी बात जो है वो म्यूजियम डेवलपमेंट की है, वो हम म्यूजियम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे लिंकिंग जो है वो होना चाहिए। इसलिए ये नए कॉलेजेस के लिए भी और नए लोगों के लिए जो म्यूजियम डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सहायता पूर्वक लेक्चर होगा, ऐसा हम कहते हैं। तो हम चलते हैं कि कैडेवर जो प्रिजर्वेशन है उसके लिए हमारे शास्त्रों से पे भी पहले से ये चलता आ रहा है। तो रामायण में हमने देखा राजा दशरथ जी गुजर गए, तो उनके दर्शन के लिए जो भरत जी आने वाले थे, तो वो आने तक उनका जो शव है वो शव तैल द्रोणी में रखा था। तो तैल द्रोणी में यानी तैल जो है वो एक प्रिजर्वेटिव मेथड है जिसके थ्रू हम कैडेवर उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। वैसे हमारे शास्त्र में मधु यानी हनी का भी एक बेस्ट प्रिजर्वेटिव पार्ट हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो दूसरा एक है, सुश्रुताचार्य ने हमारे इसमें एक्सप्लेन किया है, मृत शोधन और मृत संशोधन, मींस कैडेवर प्रिजर्वेशन एंड कैडेवरिक डाइसेक्शन जो एस्पेक्ट है, वो डाइसेक्शन का पार्ट सुश्रुताचार्य ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके रखा है। तो जो रिवर है उसमें हम उसको कैडेवर को प्रिजर्व कर सकते हैं, या फ्लोइंग वाटर में रख के भी उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो हम डाइसेक्शन को ले सकते हैं, ऐसा सुश्रुताचार्य ने भी कहा है। और इजिप्ट में जो कि बॉडी प्रिजर्वेशन करके रखते हैं, वो उनका एक स्पिरिचुअल जर्नी है ऐसा मान के उनका राजाओं का शव अभी तक उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। तो ये जो कुछ एंशिएंट पार्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो प्रेजेंट एरा में कैसा होना चाहिए प्रोसेस, तो प्रेजेंट एरा में मैंने जैसे बोला कि मेडिकल कॉलेज से हम हेल्प ले सकते हैं जिससे कि कैडेवर हमको अवेलेबल हो, और उसके साथ में प्रैक्टिकल डाइसेक्शन करके हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। अब जो कैडेवर जो है, अगर हमारे पास कैडेवर आता है, या हम अभी हमने कहा कि देहदान करके भी हमारे पास फ्रेश कैडेवर आता है, तो फ्रेश कैडेवर आने के बाद उसको एम्बाल्म करना कैसा, तो ये जरूरी है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। नहीं तो हम क्या करते हैं, मेडिकल कॉलेज से रेडीमेड एम्बाल्ड बॉडी लेके आते हैं और हमारे यहाँ पे जो कैडेवर प्रिजर्वेशन टैंक होता है उसमें प्रिजर्व करके रखते हैं, और जैसे बच्चों को अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम कैडेवर उनको के डाइसेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब हमारे पास देहदान के अनएम्बॉल्ड बॉडी आती है, तो उसके लिए हमको एम्बाल्मिंग करने के लिए ये सभी जो कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होने जरूरी है। अब एम्बाल्मिंग के लिए जो मेन पार्ट होता है आफ्टर डेथ, तो हम एम्बाल्म किसे करते हैं, तो हम आर्टरी यूज करके एम्बाल्मिंग करते हैं। आफ्टर डेथ आर्टरीज एम्प्टी होती है, पूरी आर्टरीज एम्प्टी होती है, इसके कारण एम्प्टी आर्टरीज में जो प्रिजर्वेटिव फ्लूइड है वो हमको कैडेवर के अंदर डालना है। तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव फ्लूइड जो है वो हमारे पास होने चाहिए। तो उसके लिए एक गाइडलाइन है कि ये क्या करते हैं, तो डिक्रीज हाइड्रोलाइसिस पोटेंशियल, इनएक्टिव
saprophytic bacteria react as an fixed proteins and arrest decomposition. ये जो चार पार्ट जो है, वो चार पार्ट ये प्रिजर्वेटिव फ्लूइड जो अभी हम आगे देखने वाले हैं, वो आर्टेरियल प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स है, जो कि यहाँ पे ये चार रोल प्ले करते हैं। इसलिए आर्टेरियल एस्पेक्ट जो है वो हमको प्रिजर्वेशन के लिए यूज करना है। अभी प्रिजर्वेटिव फ्लूइड में सबसे पहले है स्पिरिट। स्पिरिट एक यूनिक फिक्सिंग एजेंट है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। इसलिए हम सबसे पहले जब कैडावर हमारे पास आता है, तब उसके क्लोथ रिमूव करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, तो हमको स्पिरिट से पूरा का पूरा जो कैडावर है उसको स्पिरिट लगा के यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करके उसको हमको रखना है। तो इसके कारण क्या होता है, तो टिश्यूज का डिफ्यूजन जो है वो अच्छी तरह से होता है, और जो हार्डनिंग है, टिश्यू का हार्डनिंग, वो यहाँ पे कम स्पिरिट के मार्फत कम होता है। और वैसे भी दूसरे कुछ प्रिजर्वेटिव फ्लूइड है, उनके वेपर्स अगर होते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड हम देखने वाले आगे, तो उनका वेपर ज्यादा इरिटेटिंग होता है, लेकिन स्पिरिट का अनप्लीजेंट वेपर्स होते हैं। इसके कारण हम स्पिरिट सबसे पहले यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है, वो फॉर्मेल्डिहाइड दो टाइप्स में आता है। 100% फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन में होता है, और उसको हम 40% में कन्वर्ट करते हैं। 40% मीन्स 40 पार्ट ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड क्रिस्टल फॉर्मेल्डिहाइड एंड 60 पार्ट ऑफ द वाटर, उसमें उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, और जो फ्लूइड तैयार होगा उसको 40% फॉर्मेल्डिहाइड हम कहते हैं। और कैडावरिक प्रिजर्वेशन के लिए 40% फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो यूज करना चाहिए। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, तो एक्सीलेंट फिक्सिंग एजेंट है। दूसरा क्या है उसका डिसएडवांटेज ये है कि अनप्लीजेंट वेपर, जैसे स्पिरिट में अनप्लीजेंट वेपराइजेशन नहीं था, लेकिन इसमें अनप्लीजेंट वेपराइजेशन है जो इरिटेट करता है थ्रोट और आईज को। इट हार्डन्स द टिश्यू रैपिडली। तो जो कुछ कैडावर में चेंजेस होने वाले, उसके पहले ही अगर हम कैडावरिक पार्ट में फॉर्मेल्डिहाइड इंट्रोड्यूस करें, तो उसको जो अंदर के टिश्यू है वो टिश्यू रैपिडली हार्डन हो जाएंगे और वो प्रिजर्व हो जाएगा। ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। अब दूसरा और क्या है, इनएक्सपेंसिव है, इजीली अवेलेबल है, इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं है। ये इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ईस्ट एंड मोल्ड्स जो है वो यहाँ पे इनहिबिट करता है, और एटोलाइटिक एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। और बाकी जो रैपिड फिक्सेशन जो है, वो रैपिड फिक्सेशन मींस क्या है, तो टिश्यू हार्डन करना, मसल्स की स्टिफनेस ये करना, ये जो है वो रैपिडली वो फॉर्मेल्डिहाइड करता है। इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड यूज करना चाहिए। और जो बॉडी प्रोटीन्स है which control insoluble renins और रेनिन स्टॉप बाय बॉडी डिकम्पोज, ये जो है वो करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा प्रिजर्वेटिव एजेंट हम यहाँ पे मान सकते हैं। इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे हम प्रिजर्वेशन के लिए यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज और क्या है, ये रैपिडली कोagulate करता है ब्लड को। दूसरा है कन्वर्ट टिश्यू इनटू ग्रे ह्यू, fixes discoloration, dehydrate the tissue, constrict capillaries and deteriorate the age। अब ये जो है वो दोनों के मार्फत होता है, एक लाइव और एक कैडावरिक पार्ट में जो है वो फिक्सेशन होता है, टिश्यू डिहाइड्रेट होता है या ब्लड कोagulate होता है, ये सभी ये ठीक है। लेकिन अगर हम लाइव इसमें उसका असर देखेंगे तो ये कार्सियोजेनिक है, ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म करता है और एज डिटोरेट करता है। इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड का एक डिसएडवांटेज ध्यान में रखते हुए हमको उसको यूज करना चाहिए। उसके बाद प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स है फिनॉल और ग्लिसरीन। फिनॉल अभी आउटडेटेड हो गया है, लेकिन पहले फिनॉल यूज करते थे और वो प्रोड्यूस व्हाइट पैचेस ऑन द स्किन, ये उसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन मसल का जो स्टेन है वो ब्राउनिश कलर रिमेन रखने के लिए फिनॉल अच्छी तरह से यूज होता था, लेकिन आजकल वो यूज नहीं करते हैं। ये फिनॉल भी क्या है, गुड स्टरलाइजर है टिश्यूज के लिए भी और बॉडी के लिए भी। अब इसके लिए उसका एंटीडोट बोल के ग्लिसरीन यूज करते हैं।
तो ग्लिसरीन क्या करता है, तो ग्लिसरीन टिश्यू को सफल करता है, इजिंग फॉर डाइसेक्शन पर्पस के लिए भी ग्लिसरीन यूज सकते हैं। तो सॉफ्टन टिश्यू करता है, मसल को भी सॉफ्ट रखता है और स्किन को भी ये कुछ हद तक सॉफ्ट रखता है, इसलिए ग्लिसरीन यूज कर सकते हैं। तो फिनॉल आउटडेटेड हो गया, लेकिन ग्लिसरीन उसके अगेंस्ट यूज करते थे, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड भी हार्डनिंग करता है, इसलिए उसके साथ ग्लिसरीन मिक्स करना जरूरी रहेगा और हम इसको भी करते हैं। अब जब कैडावर आपके पास आता है, तो कैडावर आने के बाद ये सभी हम स्पिरिट के साथ उसको डिसइंफेक्टेंट कर पार्ट ये करते हैं। उसके बाद में उसकी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। तो कैडावरिक प्रिजर्वेशन दो टाइप का होता है, एक तो सुपाइन पोजीशन में करते हैं और दूसरा पेरिनियल डाइसेक्शन के लिए भी उसको यूज करते हैं, जिससे कि लिथोटॉमी पोजीशन देके पेरिनियम पार्ट जो है उसको अगर एक्सपोज करना है, उसको देखना है अच्छी तरह से, तो पेरिनियल डाइसेक्शन के लिए लिथोटॉमी पोजीशन देके कैडावर प्रिजर्वेशन करते हैं। तो मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस में सुपाइन पोजीशन अडॉप्ट करते हैं, प्रिफरेबली सुपाइन पोजीशन, नॉट पेरिनियल लिथोटॉमी पोजीशन फॉर पेरिनियल डाइसेक्शन। हम जो यूज करते हो ग्रेविटी मेथड करते हैं। अभी दो टाइप के प्रिजर्वेशन पार्ट्स है, एक मशीनरी जो है वो मोटर के थ्रू भी प्रिजर्वेशन करते हैं, और दूसरा एक सिंपल ग्रेविटी मेथड है जो लेस एक्सपेंसिव है और इजीली हो जाता है। उसके लिए सिर्फ हाइट की जरूरत होती है और एक ग्रेविटेशनल मेथड से हम इजीली कैडावर प्रिजर्व कर सकते हैं। आप दूसरा मशीन के थ्रू कर सकते हैं, इजी हो जाता है, फटाफट होता है, लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज एक है कि अगर आर्टेरियल ल्यूमेन कम हो तो जिस प्रेशर से हम मोटर के प्रेशर से फ्लूइड अंदर डाल रहे हैं, उसके कारण जो है वो आर्टरीज बस्ट हो सकती है और उसके कारण प्रिजर्वेशन अच्छा ना हो। इसलिए दूसरी जो मेथड हम यूज करते हो ग्रेविटेशनल मेथड है। इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आर्टरीज एम्प्टी होने के कारण अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पार्ट ऐसा कुछ नहीं होगा, जो कि ग्रेविटेशनल मेथड से इजीली आर्टरीज जो है वो भर जाएंगी और कैडावर आराम से प्रिजर्व होता है। इसलिए कैडावरिक प्रिजर्वेशन के लिए ग्रेविटेशनल मेथड है, जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और इजीली एक्सेसिबल भी है, तो हम इसको यूज करते हैं। अब ये एक टैंक है सर, जो प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स है, वो प्रिजर्वेटिव फ्लूइड जो है उसको हम कम से कम 11 फीट पे ऊपर रखते हैं, और उसके साथ में उसको एक टैप दिया हुआ है, उससे एक ट्यूब लगी रहेगी जिससे कि फ्लूइड नीचे आएगा और ये ग्रेविटेशनल मेथड से नीचे आएगा। अब ये ग्रेविटेशनल मेथड से आएगा तो जाना कहाँ है, तो आर्टरीज में जाना है। तो आर्टरी एम्प्टी होने के कारण ये ग्रेविटेशनल पार्ट से फोर्स से वो फ्लूइड जो टैंक में का जो भरा हुआ फ्लूइड है, वो फ्लूइड आराम से कैडावरिक पार्ट में आ जाता है। तो इसलिए इसको एक मार्किंग करके रखा है हमने, उसके ऊपर 10 लीटर का एक टैंक बना के रखा है, और उससे हम कम से कम 6 लीटर फ्लूइड कैडावरिक पार्ट में जाना चाहिए। इसलिए हम उसको लेवल देखते हैं, और उसके बाद अगर 6 लीटर तक जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इंजेक्टेबल देके भी हम उसको प्रिजर्व करते हैं। अभी जो इंजेक्शन का फ्लूइड का जो परसेंटेज है, जो फ्लूइड बनाना है जो हम टैंक में डालने वाले हैं, उसका फॉर्मुलेशन क्या है वो देखते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है फॉर्मेलिन 40%, उसको 4 to 6 लीटर लीजिए, उसमें ग्लिसरीन 40 to 60 ml ऐड कीजिए, बस। उसमें वाटर एक्चुअली है ही, जैसे कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड हम लेने वाले हैं, तो फॉर्मेलिन जो है वो तो 100% नहीं है, उसको वाटर में डिसॉल्व करके रखा है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड क्रिस्टल्स विथ वाटर और उसके साथ ग्लिसरीन रखा है। इसलिए 4 to 6 लीटर जो है वो फॉर्मेलिन और 40 to 60 ml जो है वो ग्लिसरीन है, उसको ऐड करना है। अभी कुछ लोग अभी ये भी फार्मूला यूज करते हैं कि फॉर्मेलिन, ग्लिसरीन, फिनॉल और स्पिरिट इक्वल अमाउंट में उसमें ये करते हैं, लेकिन इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ये सेकंड फॉर्मुलेशन भी कई मेडिकल कॉलेजेस में भी यूज करते हैं।
तो इंजेक्शन अगर अच्छी तरह से नहीं हुआ है तो उसको 24 आवर्स के बाद दूसरा आर्टरी यूज करके भी हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, या बाय नीडल भी उसको इंजेक्ट करके फ्लूइड को इंजेक्ट करके भी कैडेवर प्रिजर्व कर सकते हैं। अभी जो हम ये जो कैडेवर प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए साइट्स कौन सी होनी चाहिए? तो मैंने अभी बोला कि आफ्टर डेथ आर्टरीज एम्प्टी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जो बाकी का ब्लड है वो वेन्स में रिमेन रहता है। तो वेन्स जो है वो लोडेड रहेगी, क्लॉटेड ब्लड से लोडेड रहेगी, इसलिए वेन्स में तो हमको डालना नहीं है। तो अभी क्या करना है, तो हमको आर्टरी यूज करनी है। तो आर्टरी जो है वो दो आर्टरीज कॉमनली यूज करते हैं, जिसको जो सुपर सबक्यूटेनियसली हम पाल्प कर सकते हैं, या पाल्पिटेशन हम उसको देख सकते हैं, या दूसरा जो है वो इजीली एक्सेसिबल हो, हमको डायसेक्शन पर्पस के लिए इजीली एक्सेसिबल हो, ऐसी दो आर्टरीज है जो उसका ल्यूमेन भी बड़ा है और वो उसमें अच्छी तरह से हम कैनुला इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसी दो आर्टरीज है, एक है फिमोरल आर्टरी और दूसरी है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है सबसे बढ़िया जो प्रिजर्वेशन है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी से होता है, जो कि फिमोरल आर्टरी से उतना हम प्रिजर्वेशन जो है हेड नेक के तरफ का वो अच्छी तरह से नहीं होता है, ऐसा हमको फिमोरल आर्टरी के प्रिजर्वेशन से दिखा है। लेकिन कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्यों उसको चूज करना है, तो ये नियर टू द हार्ट है और हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में पेरिफेरल सर्कुलेशन होता है फ्लूइड का, इसके कारण कॉमन कैरोटिड आर्टरी हम यूज कर सकते हैं। और वो लोअर एक्सट्रीमिटी में भी जाता है, एब्डोमेन कैविटी में भी जाता है, वैसे भी हेड नेक ब्रेन में भी जाता है, इसलिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज द बेस्ट चॉइस फॉर द सिलेक्शन ऑफ आर्टरी फॉर द इंजेक्शन पर्पज। तो ये जो है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी हम यूज करेंगे, या अगर वो ल्यूमेन छोटा है, वो नहीं उसको जो कैडेवर है उसको कुछ इंजुरीज हुई है नेक रीजन में, या वहां पे पस फॉर्मेशन है, ऐसा अगर हमको लगता है तो हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी ना यूज करके फिमोरल आर्टरी भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है वो प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटीज का जो इंजेक्शन हम देते हैं, इसमें ये एक्चुअली फिटल डाइसेक्शन के लिए करते हैं। तो हमारे पास हमने 4 से 5 फिटल जो है वो हम हमारे म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखे। एक डाउन सिंड्रोम का बेबी था हमारे पास है अभी भी, तो उसको हमने कुछ भी नहीं किया, तो खाली प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटीज में हमने बाहर से इंजेक्ट किया और उसको 100 मुझे यानी 40% फॉर्मेलिन में रख दिया, तो वो अच्छी तरह से प्रिजर्व हो गया। तो ये प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटीज का जो साइट है वो साइट मोस्टली फिटल डाइसेक्शन के लिए या फिटल प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। अभी हमने जो बोला है, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी या फिमोरल आर्टरी का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी का भी सिलेक्शन यहाँ पे करते हैं। हमने जो प्रोसीजर बताया है वो ग्रेविटेशनल मेथड से है और कॉमन कैरोटिड आर्टरी से है, वो हम कैसे करते देखते हैं। अभी हम जो नए लोग हैं जो जस्ट पीजी पास आउट हुए हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, बड़े लोग हैं, हमको गाइड करने वाले भी लोग हैं, उनके लिए ये ना होके जो लोग नए हैं जिन्होंने कभी ये प्रिजर्वेशन मेथड देखी नहीं हो या की नहीं हो, उनके लिए है। तो ये जो है, तो इसको स्किन में हमको इंसिजन लेना है। तो कहाँ से पहले क्या करना है, तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का जो अटैचमेंट है, जो कि मैस्टॉइड प्रोसेस से शुरू होता है और सुप्रा स्टर्नल नॉच तक जाती है। तो ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड की लैटरल मार्जिन जो है उसके रिलेट हम उसको एक चॉक से या पेन से या पेंसिल से या ब्लंट फोर्सेप्स से एक लाइन खींचना है, और वही लाइन से हमको मिड पोर्शन में, नेक के मिड पोर्शन में या वही लाइन के मिड पोर्शन में कम से कम 3 to 5 सेंटीमीटर का इंसिजन बनाना है। तो पहले इंसिजन बनाने के बाद वहां पे सुपरफिशियल फैशिया एंड डीप फैशिया रहेगा, उसको हम रिट्रैक्ट करेंगे। अब कभी कभार क्या होता है, बॉडी हमको जल्दी मिल जाती है, कम से कम 8 आवर्स का अवधि होना चाहिए आफ्टर डेथ, जिससे कि 100% ब्लड क्लॉट हो जाए, तो उसके बाद में हम उसको प्रिजर्वेशन के लिए ले। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जल्दी लेते हैं
क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, कभी कहाँ पर धूप ज्यादा रहती है, गर्मी ज्यादा रहती है, तो कैडेवर जल्दी ये खराब होना चालू हो जाता है। इसलिए हम उसको भी थोड़ा सा जल्दी प्रिजर्वेशन के लिए लेते हैं। तब उस टाइम में क्या होता है, तो ये सुपरफिशियल फैशिया और डीप फैशिया में जो कैपिलरीज है वो कैपिलरीज ब्लीड होने लगते हैं। तो ना घबराइएगा, उसको थोड़ा सा स्वाब को दबा के रखिए, तो वहां पे वो जो ब्लीडर है वो क्लॉट हो जाएगा और हम नीचे जा सकते हैं। तो सुपरफिशियल स्किन को इंसाइज करने के बाद सुपरफिशियल और डीप फैशिया उसको रिमूव करना है इस तरीके से। फिर हमको दिखेगा यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल दिखेगा। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल ने जो हमने लाइन खींची थी उसका लैटरल मार्जिन जो देखा था उसको हमको रिट्रैक्ट करना है मीडियली और नीचे जाना है। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो ये मसल है उसके बाजू में एक्सटर्नल जुगुलर वेन होंगी, या एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो लोडेड रहेगी। अगर वो क्लॉटेड है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें ब्लड अगर क्लॉट नहीं हुआ है, अगर हमारे इससे थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है और उसको स्काल्पेल या ब्लेड लग जाती है, तो वहां पे वो 100% ब्लीड होना ही होना है। तो इसलिए हमको जुगुलर वेन जो है वो जुगुलर वेन को संभाल के रिट्रैक्ट करना है लैटरली, और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल को मीडियली रिट्रैक्ट करना है। क्यों? तो हमको नीचे और जाना है, किसके लिए? तो कॉमन कैरोटिड के। अब इसको रिट्रैक्ट करने के बाद वहां पे ओमोहॉइड बेली रहेगी। तो ओमोहॉइड बेली जो है वो उसको हमको कट करना है। जो पोस्टीरियर बेली जो है वो स्कैपुला के तरफ जाने वाली है, तो उसको कट करने के बाद हमको नीचे में कैरोटिड शीथ लगेगी। अब ये कैरोटिड शीथ आराम से हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसको फॉरसेप से रिट्रैक्ट करे, सेपरेट करे। यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लूइश रंग का जुगुलर वेन दिख रहा है लैटरली, वो भी देखिए, उसको भी हमने रिट्रैक्ट करके रखा है। और उसके मीडियली कैरोटिड शीथ होगी, और वो कैरोटिड शीथ के ऊपर जो कुछ फैशिया है या शीथ का मेम्ब्रेन है उसको हमको रिट्रैक्ट करना है। तो उसके साथ में हमको अंदर में कैरोटिड शीथ के अंदर हमने एनाटॉमी पढ़ी है, उसमें कैरोटिड आर्टरी के साथ वैगस नर्व होती है। तो वैगस नर्व को भी लैटरली रिट्रैक्ट करके हमको आर्टरी जो है इस तरह से कैरोटिड आर्टरी ओपन करनी है। तो अभी ये कैरोटिड आर्टरी ओपन करने के बाद उसके ऊपर फैशिया रहेगा, आर्ट्रियल फैशिया रहेगा। तो ये आर्ट्रियल फैशिया जो है वो आर्ट्रियल फैशिया हमको रिमूव करना है। और जो आर्टरी जो है वो पूरी की पूरी जितना हमको ये लगना है, स्पेस लगना है, 1 to 2 सेंटीमीटर का स्पेस लगना है, जिससे हम कैनुला इंसर्ट कर सके, वहां पे इंसाइज कर सके। इसके लिए उसके ऊपर का जो फैशिया है या मेम्ब्रेनस पार्ट है या दूसरा कुछ उसका अटैचमेंट है, उसको हमको रिमूव करना है, क्लियर करनी है आर्टरी, और उसमें 1 to 2 सेंटीमीटर का इंसिजन लेना है। अब इंसिजन लेने के बाद ऊपर से जो ट्यूब आ रही है उसको हमने एक कैनुला लगा रखा है। अब ये कैनुला जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, बस्ती यंत्र के साथ भी आपको ये कैनुला मिल जाएगा। प्लास्टिक का है, आपको 4-5 बार यूज करने के बाद फेंक सकते हैं, दूसरा भी लगा सकते हैं, ट्यूब भी बदल सकते हैं, नॉट एक्सपेंसिव। तो ये जो कैन्यूला है वो कैन्यूला के वो उसको अंदर डालना है। और उसके पहले अगर हमको लगता है कि कैरोटिड का ल्यूमेन छोटा है, तो एक ग्लास रॉड लेके उसकी ल्यूमेन की पेटेंसी जो है उसको चेक कर लेना है, और उसके बाद ही कैनुला इंसर्ट करना है। अब इसमें क्या होता है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस अगर रहता है तो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में कैनुला जो है वो सुपरफिशियली इंसर्ट होता है, ल्यूमेन में इंसर्ट नहीं होता। और हम जब से टैप खोल दे उसका कैनुला का, तो फॉर्मेलिन बाहर आने लगता है। इसका मतलब होता है कि आप का कैनुला ल्यूमेन में प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है, तो उसको बाहर निकालिए और अच्छी तरह से ल्यूमेन देखिए, और वो ल्यूमेन में ही उसको कैनुला इंसर्ट कीजिएगा और टैब ओपन कर दीजिए। टैब ओपन करने के बाद आपको वही पोजीशन में कैनुला पकड़ के रखना है जब तक कि आपको ऊपर की लेवल, जो टैंक की ऊपर की लेवल है वो कम होते हुए दिखेगी, और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लीटर तक आपको नीचे आते हुए लेवल दिखेगा फॉर्मेल्डिहाइड का या फ्लूइड का। तो उसके हिसाब से आपका कैडावर प्रिजर्व हो रहा है, इसका ये
सत्यता हमको दिखाई देती है। तो इसके लिए ये पोजीशन हमको मेंटेन रखनी है। अब ये मेंटेन रखते समय हमको कम से कम आधा घंटा उसको वैसे ही रखना है, वही पोजीशन में। और जैसे जैसे हार्ट के तरफ से पेरिफेरल सर्कुलेशन के थ्रू आर्टरियल पार्ट्स के साथ में जो फॉर्मेल्डिहाइड या फ्लूइड है, प्रिजर्वेटिव फ्लूइड है, वो पूरे बदन में या शरीर में चला जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमको दिखती है। तो क्या दिखता है? तो गर्थ ऑफ एब्डोमेन जो है वो इंक्रीज हुआ दिखेगा आपको। कैडेवर का गर्थ, एब्डोमेन का गर्थ जो है वो बड़ा हुआ दिखेगा, डिस्टेंडेड दिखेगा। स्किन कलर जो है वो डार्क ब्राउन दिखेगा। मोस्टली एक्सिलरी रीजन जो है, वो एक्सिलरी रीजन या आर्म रीजन जो है वो सबसे पहले डार्क ब्राउन एंड स्टिफ हो जाते हैं, और स्किन जो है वो हार्ड बन जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है चेस्ट ऑन प्यूबिक हेयर जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में हमको दिखाई देंगे। जैसे कि जो माइक्रोपोर्स रहते हैं स्किन में, उसमें से उजिंग चालू हो जाएगा। तो हमको समझना चाहिए कि ये स्किन लेवल तक फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो स्प्रेड हुआ है। अब उसके बाद में हमने जैसे कहा कि कैरोटिड आर्टरी जो यूज चूज करनी है, उससे हेड ब्रेन का जो प्रिजर्वेशन है वो अच्छी तरह से होता है। इसीलिए ये जो फ्लूइड है वो प्रिजर्वेशन होने के बाद या अंदर जाने के बाद जो कि जो नॉस्ट्रिल्स है या आईज है उसमें से बाहर निकलना चालू हो जाता है, या माउथ से भी बबल्स आने चालू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हेड नेक ब्रेन उसका प्रॉपरली वो प्रिजर्व हुआ है। अब उसके बाद में अगर लीन थीन पेशेंट है, कैडेवर लीन थीन है, तो हम स्टेथोस्कोप लेके एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर दबा के देखेंगे तो एब्डोमिनल आयोर्टा से जो फ्लूइड जा रहा है उसका साउंड क्लियरली हमको सुनाई देता है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत बार करने के बाद ये हमको एक्सपीरियंस आ जाएगा। लेकिन उसके ऊपर मैंने देखा है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो एब्डोमिनल गर्थ है वो इंक्रीज हुआ दिखता है, ये सफिशिएंट है। और उसके बाद में लास्ट में फ्लूइड स्लोली जाना चालू हो जाएगा या रुक जाएगा, और बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाएगी। खाली लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो मसल्स है, या ग्लूटियल रीजन है, एंटीरियर थाई रीजन है, या मीडियल थाई रीजन है, ये इसमें मसल्स में पहले ही दिन वहां पे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं जाता है, इसके कारण वो सॉफ्ट लगेगा। लेकिन हमको ये प्रिजर्वेशन होने के बाद 24 आवर्स वही कैडेवर, वही पोजीशन में, वही टेबल पे रखना है, जिससे कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो पूरे शरीर में या लोअर एक्सट्रीमिटी में हो, बैक में हो, वहां पे स्प्रेड हो जाए, और उनका भी मसल्स या स्किन वहां पे स्टिफ हो जाए। तो इसलिए या खराब भी हो सकता है, या हो सकता है कि नीचे के साइड में ना जाए। हाँ, तो इसके कारण भी हमको वो बॉडी जो है वो 24 आवर्स के लिए वही पोजीशन में, वही टेबल पे रखनी है। अगर खराब हो जाती है तो भी हम उसको इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या अच्छी बनी है तो उसको यूज करने के लिए टैंक में डालना है। अभी जो प्रिजर्वेटिव टैंक है उसके लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, हमको बच्चे भी पूछते हैं कि जो टैंक है आफ्टर प्रिजर्वेशन, तो हमको लॉन्ग लास्टिंग रखना है उसको, जब तक बच्चे नहीं आएंगे कैडेवर यूटिलाइजेशन के लिए या डाइसेक्शन के लिए, तब तक ये जो कैडेवर प्रिजर्व किया है उसको टैंक में रखना है। तो टैंक में प्रिजर्वेटिव फ्लूइड कैसे होने चाहिए? तो फॉर्मेल्डिहाइड 40% जो है, अगर आपका 10 लीटर का अगर मानो ये करना है तो 5 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड और 5 लीटर वाटर आप यूज कर सकते हैं, जो प्रिजर्वेटिव टैंक के लिए हम उसको कैडेवर को रख सकते हैं। ऐसा जो है वो 50-50% या 60-40% आपके क्लाइमेटिक रीजन जो है, आपका रीजन जैसे है, उसका क्लाइमेट जैसा हो, उसके हिसाब से फॉर्मेल्डिहाइड का टैंक जो है उसको हमको बनाना है। फॉर 60-40 इट इज एन क्वाइट बेटर प्रिपरेशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव टैंक। ओके, अभी हम ये जो है वो कैडेवर प्रिजर्वेशन हो गया। अब इसके बाद में म्यूजियम डेवलपमेंट के तरफ चलते हैं, जिसमें हमको सॉफ्ट पार्ट स्पेसिमेन माउंट करने हैं, जो हम कैडेवर का यूटिलाइजेशन करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। आफ्टर डाइसेक्शन अगर आपको लगता है कि कुछ नया कुछ मिला है, जैसे कि
आर्च ऑफ आयोर्टा को फोर ब्रांचेस है, या किडनी के वेरिएशंस हमको दिखते हैं, यूरेटरी के वेरिएशन दिखते हैं, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हमको दिखेंगे। तो हमको वो स्पेसिमेन में माउंट करना है, या आपका नया कॉलेज है और नए स्पेसिमेन्स बनाने हैं, तो उसके लिए भी हम इसको सॉफ्ट पार्ट प्रिजर्वेशन के लिए तरफ हम चलते हैं। तो इसमें दो पार्ट्स है, एक डाइसेक्शन पार्ट है और दूसरा उसका कलरिंग पार्ट जो है, वो कलरिंग पार्ट। ऐसे दो पार्ट्स में हम उसको स्पेसिमेन प्रिजर्व कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या मटेरियल यूज करना है, तो नायलॉन थ्रेड है, हेक्सॉ है, ड्रिल है, एक्रेलिक जार्स है। अब ये सब इसके पहले जो है वो ग्लास के जार्स यूज करते थे, तो लेकिन वो डेलिकेट है। अभी एक्रेलिक जार्स इजीली अवेलेबल है, ड्यूरेबिलिटी उसकी अच्छी है, तो हम उसको एक्रेलिक जार में प्रिजर्व कर सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव भी है। हाँ, तो इसके साथ में सर प्लीज किसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। सचिन जी म्यूट ऑल करके वापस एक बार सर आप गिरीश जी वापस शुरू करिएगा। किया है, सचिन म्यूट जी ऑल किया है सर, म्यूट ऑल किया है, आप म्यूट अनम्यूट कर दीजिए। सर, आप वापस जुड़िए सर। सचिन जी सर। हाँ सर, प्लीज जी सर, सर, जी। थैंक यू। आप इसके लिए HIP सीट भी यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको प्रॉपरली स्पेसिमेन माउंट करना है। अब ये डाइसेक्टेड सॉफ्ट पार्ट जो है, उसके लिए हमको फैब्रिक कलर्स लगने हैं, थिनर लगना है, एसीटोन लगना है और सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड लगना है। अब ये थिनर और कलर जो है उसको कलरिंग के लिए हम यूज करेंगे। एसीटोन जो है, वो एसीटोन जो है उसको इसका रोल क्या है, तो जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको डिहाइड्रेट करता है, और ये डिहाइड्रेट होने से जो पल्प बनता है, टिश्यूओं का पल्प बनता है, वो हम इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जो हमारा मेन फोकसिंग एरिया है उसको आप फोकस कर सकते हैं। इसलिए एसीटोन यूज करना है। और सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड जो है वो रिमूव्ड सैफोनिफिकेशन फैटी टिश्यू जो है, फैट अगर है वहां पे, तो उसको रिमूव करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ में जो कलरिंग करना है, तो कलर रखने हैं, और ये ब्रश जो है, तो ब्रश इस नंबर के होने चाहिए। आर्टरीज है, जैसे सर्कल ऑफ विलिस है, अब निकालने के बाद सर्कल ऑफ विलिस श्रिंक हो जाता है, तो उसको हम छोटे ब्रश से हम कलर कर सकते हैं। या एक हाथ नर्व है, रेडियल नर्व है, क्यूबाइडल फोसा में हमको नर्व्स दिखानी है, तो उसके लिए वे ब्रशेस जो है वो स्मॉल साइज के ब्रशेस लगेंगे। इसलिए ब्रशेस के जो है नंबर है 0, 0, 1, 2, 4 या 6 का नंबर का हम ब्रश यूज कर सकते हैं। हेयर ड्रायर लेना है, तो हेयर ड्रायर क्यों लेना है, तो हम जो पेंट कर रहे हैं या उसको ड्राइंग करने के लिए, और ड्राइंग कितने समय तक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 से 25 मिनट। इसके ऊपर हमको स्पेसिमेन बाहर रख नहीं सकते। क्यों, तो उसका डिस्कलरेशन होता है, टिश्यू का डिस्कलरेशन होता है, ब्लैकिश कलर हो जाता है, फिर हम उसको जो ओरिजिनल कलर है उसमें नहीं रख पाते। इसलिए जल्दी में हेयर ड्रायर यूज करेंगे जो नॉन कॉइल्ड हो। अब उसके साथ में वॉट्समन्स फिल्टर पेपर है, ये भी फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते फ्लूइड सोकिंग के लिए। और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो है, जो फॉर्मेल्डिहाइड का परसेंटेज और ग्लिसरीन का परसेंटेज है, वो इसमें यूज करना है। 30 to 40 ml फॉर्मेलिन, 30 ml ग्लिसरीन एंड 2 लीटर्स ऑफ वाटर, ऐसे सॉल्यूशन बनाना है। और वेरियस जो जार्स हमने बनाए हैं जिसमें हम स्पेसिमेन माउंट करने हैं, उसमें ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डालना है। अब ये जो मटेरियल है, ये सब कलर और लेंसेस वगैरह है। माइन्यूट पार्ट के लिए हम उसको, ये नंबर ऑफ ब्रशेस मैंने बताया, नंबर ब्रशेस के, और हैंड लेंस भी होना चाहिए। कभी कभार हमको बहुत माइन्यूट अगर काम करना है तो हैंड लेंस से हम यूज कर सकते हैं। अभी जो स्पेसिमेन प्रिपेयर करने हैं उसके लिए गाइडलाइंस है सर। तो एक तो सबसे पहले एक पार्ट, सुटेबल पार्ट जो है हमको सिलेक्ट करना है। जैसे मानो हमको किडनी का स्पेसिमेन बनाना है या हार्ट का स्पेसिमेन बनाना है, तो पर्टिकुलर पार्ट, सुटेबल पार्ट जो है वही पार्ट हमको सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसको कैडेवर से निकाल के आजू बाजू का जो फैशिया है उसको रिमूव करके हमको डाइसेक्ट करना है। अब ये डाइसेक्ट किया हुआ स्पेसिमेन जो है, तो उसके ऊपर जो फैशिया है या फैट है, उसको रिमूव करने के लिए सबसे बढ़िया तकनीक जो है वो अंडर वाटर डाइसेक्शन है, जो हमारे गुरु ने, डॉक्टर एरंडे सर ने हमको
पढ़ाई सिखाई थी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम बहुत सारे स्पेसिमेन क्या करते हैं, जैसे कि बॉडी से निकाल दिया, उसको थोड़ा सा इधर उधर से वो फैशिया निकाल दिया और जार में डाल दिया। जार में डालते ही वहां पे फ्लेशी टिश्यू हमको फ्लोटिंग हुए हुए दिखते हैं, और वो लुकिंग नाइसली नहीं दिखता। तो उसके लिए हमको वहां पे अंडर वाटर डाइसेक्शन जो है वो करना चाहिए, और ये एक महत्वपूर्ण स्टेप हम बोलते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि अंडर वाटर डिसेक्शन के लिए हमको करना है। तो हैंड लेंस यूज करके भी हम उसको प्रॉपरली उसको डाइसेक्ट कर सकते हैं। और ये जो फ्लफी पार्ट टिश्यू के है जो फ्लोटिंग, अब वाटर में क्यों करना है, तो वाटर में वो फ्लोट होते हैं और जो हमको दिखाई भी देते हैं, तो हम इजीली उसको वेरियस पार्ट से हम उसको कट कर सकते हैं और उसका स्पेसिमेन क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो है ये पेन स्टेकिंग प्रोसीजर है। कौन सी? अंडर वाटर डाइसेक्शन। हमारा पेशेंस जितना अच्छा है उतना अंडर वाटर डिसेक्शन आपका अच्छा रहेगा, और जितना आप अंडर वाटर डिसेक्शन अच्छा करोगे उतना स्पेसिमेन बढ़िया बनेगा, और आपको भी एक समाधान मिलेगा कि हमने अच्छा स्पेसिमेन हमारे म्यूजियम में माउंट किया है। उसके बाद प्रिपेयर किया हुआ जो स्पेसिमेन है वो अच्छी तरह से पानी से धो डालिए। उसके ऊपर कुछ टिश्यू रहता है, फैशिया रहता है, ये सभी हमको वॉश करना है, और इसके साथ इसके लिए एनामेल ट्रे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एक स्पेसिमेन वॉश करने के बाद उसको रेडी करना है किसके लिए? तो माउंटिंग के लिए। अब माउंटिंग के लिए मैंने इसके पहले क्या क्या लेना है वो बताया था। HHP सीट है, वहां पे ग्रिल करना है, ड्रिल करना है उसको, तो ड्रिलिंग के लिए भी हम प्रिपेयर रहेंगे। थ्रेड लगेगा, थ्रेड भी आपको कट करके रखने पड़ेंगे, और हमारे दिमाग में एक फिक्स होना चाहिए कि हम जो स्पेसिमेन तैयार किया है उसको किस एंगल से, किस साइड से हमको दिखाना है बच्चों को, या म्यूजियम में रखना है, उस टाइप से हमको उसके ऊपर फिक्स करना है। तो HIP सीट कैन बी ड्रिल एंड draw the holes of the suitable places so that you can fix the dissected specimen on the HIP sheet. उसके बाद निडल लेके हम उसको शीट को प्लास्टिक थ्रेड से या नायलॉन थ्रेड से उसको वो पार्ट को हम फिक्स कर सके। तो एक पिक्चराइजेशन है। तो हमने एक यूरिनरी ब्लैडर का स्पेसिमेन माउंट किया था, उसके स्टेप्स हम दिखाना चाहेंगे। तो ये हम कैडेवर से सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर निकाल रहे हैं। उसके निकालने के बाद एनामेल ट्रे में लेके उसको पहले अच्छी तरह से धो दिया है। उसके ऊपर का जो पार्ट है वो फ्लेशी पार्ट जो है वो निकाल दिया है। अब ये जो है ये जो पार्ट है अंडर वाटर डिसेक्शन का है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइड में जो है वो फ्लेशी पार्ट जो है वो वाटर में फ्लोट हो रहा है। तो हमको ये फ्लेशी पार्ट जो है वो हमको रिमूव करना है आर्टरी फोर्सेप्स से, टूथ फोर्सेप्स से, और उसका फैशिया जो है वो या फ्लोटिंग फ्लेशी टिश्यू है उसको हमको रिमूव करना है। तो इसके लिए हमको कम से कम 15 से 20 दिन लगे थे। हर रोज 2 घंटे हम उसको अंडर वाटर डिसेक्शन करते थे। तो ऐसे 15 दिन में हमारा ये स्पेसिमेन तैयार हो गया, और उसको हमने लास्ट के दिन में फिल्टर पेपर से सबसे पहले मॉइस्चर उसका रिमूव किया, उसके बाद हेयर ड्रायर से उसको ड्राई कर दिया, और इसके बाद में इसको कलरिंग कर रहे हैं। तो ये कलरिंग जो है वो ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर है। इंटरनली जो ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर है वो ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर हमने कलर करके रखा है। और ये जो प्लास्टिक की HIP शीट है इसके साइड में 2 यूरेटर दिख रहे हैं, उसको भी फिक्स किया है। उसके साइड में होल ड्रिल किया है, उसको हमने थ्रेड से लैगेट कर दिया है। ऊपर जो है वो ब्लैडर का ल्यूमेन है, उसको भी अपर पार्ट में हमने होल करके प्लास्टिक अपना इसके थ्रेड से उसको फिक्स किया है। और नीचे में भी नीचे L शेप में ये शीट बना के लोअर पार्ट में भी उसको फिक्स किया है। तो ये दिखने के लिए अच्छा दिखता है। हम ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर बच्चों को पढ़ाते हैं, यूरेट्री क्रेस्ट क्या है, उसमें ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर में वहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई ज्यादा होता है, वहाँ पे कॉमन साइट फॉर द यूरिनरी ब्लैडर स्टोन होता है, ये हम सब पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों को एक्चुअल साइट
ट्राइगोन ऑफ लैडर की कहाँ हो ये हम समझ में नहीं आता है, तो हम ये स्पेसिमेन दिखा के उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एरंडे सर ने और हमने मिलके बहुत सारे स्पेसिमेन्स हमने हमारे पास प्रिजर्व किए हैं। ये पामर आर्च है, ये जो आर्टरी जो है, रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस है या अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस है, सुपरफिशियल डीप पामर आर्च जो है उसको भी हमने यहाँ पे कलर किया हुआ है। एक क्यूबाइडल पॉप्लिटियल फोसा है, पॉप्लिटियल फोसा में कॉमन पेरियोनियल नर्व और टिबियल नर्व है, उसको भी कलर किया हुआ है। पॉप्लिटियल आर्टरी और पॉप्लिटियल वेन को भी यहाँ पे कलर किया है। अब इसके साथ में हार्ट को जो है उसके वेसल जो है, आर्ट्रियल वेसल्स है या रेड कलर का हमको एओर्टा हमने इसको किया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको बात ये करना चाहता हूँ, इंसिस्ट करना चाहता हूँ, जब रेड कलर यूज करते हैं तो सबसे जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला जो स्पेसिमेन से है वो रेड कलर डिस्ट्रॉय होता है। इसलिए एक्रेलिक जो कलर है तो एक्रेलिक कलर यूज कीजिएगा, तो इससे वहां पे फिक्सेशन उसका जो है वो स्पेसिमेन पे अच्छा रहता है। तो ये वेरियस स्पेसिमेन्स हमारे म्यूजियम में हमने रखे हैं। अब ये लैरिंजियल कार्टिलेजेस है जो बैक साइड से ओपन किया है, और जो कार्टिलेजेस है उसको ब्लूइश कलर से हमने पेंट करके रखा है। अब ये जो पेंटिंग का एडवांटेज क्या है, इजी एप्लीकेशन ऑफ द कलर, क्विक ड्राइंग टाइम है। आफ्टर डाइंग स्पेसिमेन कैन बी केप्ट इमीडिएटली इन द jars with solution and colors remain same without corrosion। अब करोजन का मैंने क्या बताया था कि हार्ट में जो है वो रेड कलर करोजिव होता है, तो वो उसके लिए एक्रेलिक जो कलर है आप वहां पे यूज कर सकते हैं। कलर जो है वो परमानेंट कलर होने चाहिए, फेड नहीं होने चाहिए। अगर फेड हो जाते हैं तो दूसरा लेयर आप वहां पे कर सकते हैं। रिपीटेडली हैंडलिंग कम होना चाहिए। बच्चों को विथ जार दिखाइए, उसको जार में से वो स्पेसिमेन निकाल के उसको ज्यादा हैंडलिंग करने मत दीजिए, नहीं तो वो जो खराब होता है खराब हो सकता है। और ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो है वो 6 मंथ में या लेवल के साथ में हमको हमेशा बदलते रहना चाहिए, तो इससे स्पेसिमेन भी बना रहेगा और कलर भी बना रहेगा। अब ये जो है एक कलरिंग एंड माउंटिंग पार्ट जो है उसके साथ में और एक छोटी सी मेथड है जो ग्लास रॉड माउंटिंग है। अब 3 डायमेंशनल हमको अगर एक आध स्पेसिमेन दिखाना है तो हम HIP सीट पे लगाएंगे तो ये वन साइड ही हमको दिखेगा, लेकिन सभी बाजू से अगर हमको एक हाथ स्पेसिमेन दिखाना है, जैसे ये ओवरी है और यूट्रस है, तो हमको राउंड लिगामेंट में दिखाना है, उसके साथ फॉलिपियन ट्यूब्स भी दिखानी है, एक्सटर्नल ऑस भी दिखाना है। तो इसके लिए क्या करें, तो ग्लास रॉड माउंटिंग हम वहां पे कर सकते हैं। तो ग्लास रॉड माउंटिंग बहुत इजी चीज है, कुछ नहीं है। उसको एक जैसे हमने बताया था स्पेसिमेन प्रिपेयर कीजिए, एक ग्लास रॉड आपको रेडीमेड मिल जाएगा, एक्रेलिक जार भी के साथ में भी ये रॉड मिलते हैं, ऐसे कर्व रॉड मिल सकते हैं। तो उसके साथ में आपको 3 डायमेंशनली या कैसे जिस पोजीशन में आपको स्पेसिमेन माउंट करना है उसको थ्रेडिंग कीजिए, और वो थ्रेड जो है वो 4 एंगल में इस रॉड को टाई कीजिए, तो आपको स्पेसिमेन अच्छी तरह से हम माउंट कर सकते हैं। अब ये जो वेरियस हमारे डिपार्टमेंट में वेरियस सेक्शनल एनाटॉमिकल पिक्चर्स है, ये लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि इंटैक्ट ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड ये रंडे सर ने बना के रखा है, उसको भी एक जार में रखा है। और ये बहुत यूनिक ऐसा हमारे डिपार्टमेंट में स्पेसिमेन है। हमने भी इसके बाद बहुत सारे ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड रखे हैं। मेरे कुछ PG स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे, वो भी PG स्टूडेंट ने भी ये एफर्ट्स किए हैं और उन्होंने भी माउंट करके रखा है। तो सेक्शनल व्यूज है, ये भी सेक्शनल व्यूज अभी हमको इसेंशियल करवाया है। NCISM के तरफ से मीट एंड बोन कटिंग मशीन है, तो हम इसको यूज करके ऐसे स्पेसिमेन बना सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल ले सकते हैं, वेरियस सेक्शंस ले सकते हैं। और उसके साथ में हमारे यहाँ पे गायनेक का काम बहुत अच्छा होने से के कारण बहुत सारे हमको फीटल पार्ट जो है इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए हमने एम्ब्रियोलॉजिकल जो फीटल एनोमलीज के जो कुछ स्पेसिमेन हमने माउंट करके रखे, ये यहाँ पर हमको आप दिखा देते हैं। सबसे लास्ट है
और इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरेक्शन होता है, बोन प्रिपरेशन कैसे करें, हमारे पास बोन स्केलेटन नहीं है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं, अगर आपको बोन अगर चाहिए तो सबसे पहले जो कैडेवर है उसको प्रिजर्व ना करें। प्रिजर्व ना करते हुए जो स्पेसिमेन या जो बोन मिलेंगे वो बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। अगर आप उसको कैडेवर को प्रिजर्व करेंगे और आफ्टर डाइसेक्शन अगर कर सकते हैं तो उसमें जो मसल अटैचमेंट होता है वहां पे ब्लैकिश कलर का बोन हो जाता है। और या वहां पे जो माइक्रोपोर्स होते हैं या न्यूट्रिएंट फोरामेन होते हैं, कुछ फिशर्स होते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होते हैं बोन के ऊपर के, वो हमको दिखाई नहीं दे सकते। इसलिए सबसे मेरा कहना है कि अगर कैडेवर प्रिजर्व करने के पहले आपके पास कैडेवर उपलब्ध हो तो उसका बोन सेट बहुत अच्छा तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आपके पास आपका कॉलेज इन सिटी है, आजू बाजू में स्मेल जाएगा, इसलिए आप वो कर नहीं सकते, हाँ, मैसेरेशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप डाइसेक्शन करने के बाद भी जो बोन्स है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, जो अगर कैडेवरिक पार्ट के बाद रिमूवल जो बोन है उसको अगर आपको प्रिपेयर करके रखना है तो सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू जो है उसको रिमूव करना है बोन के ऊपर से, लेकिन ध्यान रखें कि उसके साथ में बोन का टिश्यू ना डिस्टर्ब हो जाए। दूसरा है, ये जो बोन्स है उसको 60 लीटर ऑफ वाटर में 2 आवर्स तक बॉईल करना है और उसके साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है। तो ये 2 घंटा बॉईल करने के बाद उसको बाहर निकालेंगे और उसके लिए सोकिंग के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन में 12 आवर्स में उसको ब्लीच करेंगे, उसको उसमें डाल के रखिए। अब ये 12 आवर्स के बाद उसको ब्लीच होने के बाद उसको बाहर निकालिए, वो थोड़े से व्हाइटिश हो जाते हैं, लेकिन मैंने अभी जैसे बताया कि मसल अटैचमेंट जहाँ पे रहेगा, अगर वहां पे अगर सॉफ्ट टिश्यू अच्छी तरह से रिमूवल नहीं हुआ हो तो वहां पे उसका वो ब्लीचिंग नहीं हो पाता है, वो व्हाइट नहीं होते हैं, वहां पे ब्लैकिश कलर रहता है। उसके बाद ब्लीच के बाद उसको अच्छी तरह से वॉश करना है, वाटर से, प्लेन वाटर से उसको वॉश कीजिए, उसको एसीटोन के साथ में उसको सोक करिए। तो एक बड़े जार में या एनामेल ट्रे में आप उसको एसीटोन सॉल्यूशन बनाइए और वो एसीटोन में उसको वो बोन्स को डाल के रखिए 12 आवर्स तक। उसके बाद उसको निकालना है और ड्राइंग करना है। अब ये ड्राइंग कैसा है, धूप में नहीं रखना है उसको, नेचुरल, और इसके ऊपर फैन के नीचे भी आप ड्राई कर सकते हैं, और ब्लॉटिंग पेपर पहले यूज करो और उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर में या इसमें रूम में ही उसको ड्राई कीजिए। 2-3 दिन लगेंगे लेकिन ड्राई हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ब्लैकिश कलर बहुत ज्यादा रहा है तो आजकल बहुत सारे लोग उसको पेंट करते हैं व्हाइट कलर से, तो आप व्हाइट कलर के साथ में उसको पेंट करके बाद में जो कुछ आपके मसल अटैचमेंट दिखाना है, ओरिजिन इंसर्शन दिखाना है, तो उसको लिकर या थिनर्स यूज करके आप बोन कलरिंग कर सकते हैं। और ये बोन कलर करने के बाद उसको मेटल रॉड से सपोर्ट देके वुडन बेस पे माउंट कर सकते हैं, जैसे हमने हमारे म्यूजियम में करके रखा है। तो ये जो है, ये बोन्स जो है वो कलर करके रखे, उसमें हमने ओरिजिन इंसर्शंस जो मसल के है वो भी करके रखे हैं, जैसे हमारे बीडीसी हो, इंदरबीर सिंह हो, या नए ग्रेज एनाटॉमी का बुक हो, इसमें ये सारे सब पिक्चर्स दिखते हैं। उसका ही गाइडलाइन लेके हमने ये बोन माउंट हमारे म्यूजियम में करके रखा है। तो ऐसा हम बोन माउंटिंग कर सकते हैं, और पीछे में उस जो बोन है उसकी इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, ऐसा हम एक प्लाक के ऊपर या उसकी संक्षिप्त जो है वो इंफॉर्मेशन हम उसके पीछे रख सकते हैं। तो ये दिखने के लिए भी सुंदर लगेगा, बच्चों को भी वहां पे जाने के बाद वो पढ़ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आप स्पॉटिंग के लिए भी ये रख सकते हैं। तो एक आध पार्ट है उसको आप एरो लगा के आप पूछ सकते हैं कि इस मसल का नाम बताइए, इसका अटैचमेंट बताइए। तो ये जो कुछ है, ये लर्निंग प्रोसेस जो है, जो हमारे सीनियर मैडम जो है, वर्धा की मैडम थी, देसाई मैडम, अभी भी शायद मेरे ख्याल से है, तो उन्होंने हमको पढ़ाया कि
जो इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चों के साथ में, जो नहीं हो पाता, कि एक श्लोक बता दिया और श्लोक साइटेशन हो गया, बच्चे ने पढ़ लिया और निकल गए, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल एनाटॉमी जो है, वो प्रैक्टिकल एनाटॉमी हम ऐसे इस तरह से हम ये कर सकते हैं। इसलिए हमारा स्पेसिमेन माउंटिंग जो है, बोल माउंटिंग जो है, वो अगर प्रॉपर हुआ हो तो हम भी बच्चों को उतना ही अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे, उनको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। तो एक मेरा प्रयास था आपके पास, ये मेरे सारे विचार जो मेरे अनुभव है वो रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज किया है। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने चूज किया था। और ये मैंने हमारे रचना शायरी डिपार्टमेंट में मेरे 20 साल के सर्विस में इतने सारे काम किए हैं। एक बॉडी डोनेशन का 2 देहदान एक्टिविटी है वो हम करते हैं, उसमें 450 अभी तक के सेल्फ बॉडी डोनेशन के जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है। एक्चुअल बॉडी डोनेशन 100 के ज्यादा ऊपर है, 150 तक हुए हैं, लेकिन मैंने खुद ने 95 कैडेवर बल्ब किए हैं। बोन कलरेशन अभी दिखाए, वो डॉक्टर बेडेकर मैडम थी, उनके साथ मिलके मैंने बोन कलरेशन किया है। उसके साथ में सॉफ्ट ऑर्गन प्रिजर्वेशन जो है वो एरंडे सर के आशीर्वाद से, उनके गाइडलाइन से हमने किए हैं। वो हमारे एचओडी थे, प्रोफेसर थे, गुरु थे हमारे। तो उनका कहना था कि अगर आप लेक्चरर बन के आओगे हमारे यहाँ पे, तो आपके सबसे पहले एक पूरा का पूरा कैडेवर आपको डिसेक्ट करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, आपको ऑर्गन प्रिजर्व करने हैं 25। तो हमने जब उनके साथ में 25 ऑर्गन करने के लिए मुझे 10 साल लगे थे। तो ये 25 जो ऑर्गन स्पेसिमेन हमने बनाए हैं, तो वो मेरे डिपार्टमेंट में है, उनका आशीर्वाद है रंडे सर का, जो ये हम कर सके। और उसके साथ में बहुत सारे ऑर्गन्स हमने किए हैं जो कलर करके रखे हैं। तो अगर आप कभी हमारे यहाँ पे आइए तो हम जरूर दिखाएंगे। तो इसके साथ मैं, मेरा ये जो छोटा सा लेक्चर है, पसंद आया हो तो आशीर्वाद दीजिए, नहीं पसंद आया हो तो कुछ सजेशंस है तो जरूर हम सुनना चाहेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। राकेश जी। थैंक यू सर। राकेश जी। वैद्य राकेश जी है? हेलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर रहा आपका। सर, किसी के कुछ क्वेश्चन है? आई थिंक मुझे से लगता है किसी ने हैंड रेस किया था अभी कुछ देर पहले। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस लेक्चर? Sir, myself, Dr. Anubha, want to ask something. Hello. हाँ बोलिए मैडम, अनुभा मैम बोली। पहले प्रणाम होना चाहिए, नहीं है तो जो है वो कहे। आपका लेक्चर बहुत बिल्कुल ही लग रहा है इंफॉर्मेटिव जबरदस्ती। है और बेसिक लाइन के लिए तो बहुत जरूरी है सबको जानना। सर बहुत आपने अच्छा लेक्चर था आपका बोन सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने बोन प्रिजर्वेशन में एक बात कही कि नेचुरल ड्राइंग करो। आप धूप में क्यों धूप में सुखाने से क्या दिक्कत आ सकती है बोन में? क्योंकि सर हम लोग मैडम, अपने कॉलेज में ऐसे ही करते हैं। हाँ, धूप में क्या होता है मैडम, मसल जो है उसका जो मसल अटैचमेंट होता है या फैशिया होता है, पेरियस्टियम जो होता है, वो ब्लैक हो जाता है मैडम वहां पे। और वो जो कलर है वो परमानेंटली रहता है, आप उसको निकाल नहीं पाते, और वो अच्छा नहीं दिखता वहां पे। या बोन जो हमारे सफेद होने चाहिए, जैसे कि हमारे स्केलेटन पे होते हैं, वैसे नहीं हो पाते। इसलिए वो धूप में नहीं रखना है उसको। अच्छा सर, हम लोग अभी तक तो करते ही रहे, धूप में ही डाल देते थे उसको ब्लीच करके। हाँ, पर ये सर ब्लीच इस होने बात को के, मैं ध्यान दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल मैडम। इसको मैं ध्यान दूंगी इस बात को आगे से। गुड आफ्टरनून सर। सर गुड माय सेल्फ आफ्टरनून डॉक्टर सर। हिमांशु। यस सर सर। मेरा कॉलेज लखनऊ में है सर। हम लोग को बिल्कुल। अगर बॉडी न्यू मंगानी थी तो सर इसके लिए प्रोसीजर बता सकते हैं सर? कौन कौन से ऐसे लीगल प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू हम बॉडी सर, एडॉप्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज में? हाँ, सबसे पहले तो सर आपका अभी स्टेट जो है, अब हमारे महाराष्ट्र स्टेट में एनाटॉमिकल महाराष्ट्र एक्ट है 1993 से
हमारे यहाँ पे ये लागू हुआ है। तो ये एनाटॉमिकल एक्ट लागू क्यों होता है? तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो ये डेड बॉडी जो है वो डेड बॉडी रहती है, उसके साथ में स्पेसिमेंस रहते हैं। तीसरा हमारा हॉस्पिटल रहता है। अब हॉस्पिटल में अगर आपकी सर्जरी होती है, वहाँ पे अच्छी तरह से सर्जरी का डिपार्टमेंट चलता है, तो वहाँ पे एम्पुटेड पार्ट रहता है, या कुछ अदर सर्जरीज होती है, या अपने गायनेक डिपार्टमेंट में भी एबॉर्शंस होते हैं, या टर्मिनेट होते हैं, डिलीवरी टर्मिनेट करना पड़ती है किस कारणवश। तो ऐसे इसमें जो कुछ स्पेसिमेन होते हैं, तो वो स्पेसिमेंस के लिए अगर हमारा कॉलेज या हमारा इंस्टीट्यूट वो एनाटॉमिकल एक्ट लागू हमारे इंस्टीट्यूट को होता है, तो हम ये लीगलाइज सब चीजें कर सकते हैं। हाय प्रतीक, में से बस मैं तेरी बात करा दी प्लीज, है ना? ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ, तो सर, उसके अगर लिए हमें सिविल एनाटॉमिकल हॉस्पिटल एक्ट से होना बॉडी सबसे लेना पहले हुआ जरूरी है। दूसरा चीज है, हमारे अगर एनाटॉमिकल एक्ट होता है तो हम कैडेवर ले भी सकते हैं, उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, डाइसेक्ट कर सकते हैं, डिस्पोज भी कर सकते हैं। अब ये सभी चीजें जो है वो आपके कारपोरेशन, जो म्युनिसिपल कारपोरेशन जो है, लखनऊ का म्युनिसिपल कारपोरेशन है, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट रहेगा। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में सर सुनाई दे रहा है आपको? यस सर, यस सर। हाँ, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, आप उसको एनरोल कर लीजिए। तो आपके यहाँ पे डिसेक्शन होने के बाद कैडेवर डिस्पोजल जो है, या आपके यहाँ पे एम्पुटेड पार्ट जो है, जो बायोमेडिकल वेस्ट के तरफ से हम उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके अंडर में वो हेल्थ डिपार्टमेंट आपका मदद करेगा और उसको हम डिस्पोज भी इजी तरह से कर सकेंगे। तो दूसरी चीज है जो है वो आपका इंस्टीट्यूट या आपका एनाटॉमिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द कारपोरेशन ऑफ दिस सिटी, उसको ऐड होना चाहिए। तीसरी बात होती है, अगर आप मेडिकल कॉलेजेस से, दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से अगर कैडेवर लेना चाहो तो आपको प्रॉपर चैनल से जाना पड़ता है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल जो है या हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, उनके तरफ आपका ये प्रस्ताव जाएगा। वहां पे उसके साथ में आपको कुछ फीस भरनी पड़ेगी। तो और उसके साथ में वो जो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट देंगे, और वो लीगल अनक्लेम बॉडी रहेंगी। अब अनक्लेम बॉडी रहेगी तो उसके साथ में पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा। तो आप पुलिस वेरिफिकेशन करके अनक्लेम बॉडी प्रिजर्व आपके कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। तो अगर आपके स्टेट में ऐसी प्रोविजन हो, मेडिकल कॉलेज से अगर आपको मिलता है, तो आपको चैनलाइज करना चाहिए सभी चीजें, और उसको आपको मेडिकल कॉलेज से भी कैडेवर अवेलेबल हो सकते हैं। तो ऐसे दो चीजें हैं जो आप कैडेवर अवेलेबल कर सकते हैं। ये लीगलाइज सभी चीजें हैं। तो थैंक यू सर। हाँ, देहदान की एक्टिविटी हो या मेडिकल कॉलेज से लाना हो, दोनों के लिए भी आपका एनाटॉमिकल एक्ट के अंडर आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट रजिस्टर होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। सामिया जी है अभी, सामिया जी, इनका एक क्वेश्चन था। सामिया जी है? हाँ हेलो, हाँ, I have बोलिए one मैडम, question. Myself, प्लीज। Dr. Dhawale. I am a professor in BSD Ayurved Mahavidyalaya, Wagoli, Pune. Sir, very informative lectures. And hello, हाँ, I am बोलिए आवाज आ audible? रही मैडम। है मैडम, आवाज आ रही है। हाँ हाँ। I have one question, sir. जो हम आपने वो कलरिंग स्पेसिमेन बोले हैं, तो उनके लिए जो हम प्रिजर्व कर रहे हैं जार में, तो उनका हाँ हाँ, कॉन्सेंट्रेशन वाटर और उसका कुछ अलग है? हम रेगुलर जो प्रिजर्व करते हैं उससे सही क्या है। सेम ही रहेगा? नहीं, मैंने बताया ना, अगर उसमें 40% फॉर्मेलिन लेंगे तो उसको और आपको ऐड करना है ग्लिसरीन और वाटर। तो वाटर ऐड प्रिजर्वेशन करेंगे तो जार में उसका, भी? हाँ, प्रिजर्वेशन जार में भी, तो उसमें ओके 20% हो जाएगा। वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 20% हो जाएगा। ओके 40% फॉर्मेलिन एंड फॉर्मेलिन होना ग्लिसरीन। चाहिए, हाँ। हाँ, एंड वाटर जितना ऐड कर सकते हैं नहीं, हम, और वाटर फिर ऐड कितना करने ऐड के करेंगे? बाद ही, वाटर ऐड करने के बाद ही वो 20% हो जाएगा मैडम। ओके 40% फॉर्मेलिन आपके पास है, हाँ, आप उसमें वाटर मिक्स कर रहे हैं, मीन्स और कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं ना। ये राइट राइट। हाँ, तो तो वो कितना 20% हो जाएगा। परसेंटेज वाटर डालना है सर उसमें?
वो 4 लीटर अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो उसमें 2 लीटर डाल दीजिए वाटर और Okay. 6 लीटर का सोल्यूशन बनाइए। Okay, okay. And same for embalming? नो नो, एम्बाल्मिंग के लिए 40%। 40% formaldehyde only. हाँ, और उसके साथ ग्लिसरीन। अगर आपको Glycerin. ममीफिकेशन करना है, मम्मी करनी है, तो हाँ. उसमें ग्लिसरीन नहीं डालना है, उसमें ओनली 40% फॉर्मेल्डिहाइड डालनी है। Okay. Embalming fluid में water नहीं जाएगा क्या सर? वाटर तो है ही ना मैडम, ऑलरेडी 40% यानी 60% वाटर ही है ना। Okay. Okay, thank you, sir. Girish ji, हाँ सर। Girish ji, if we have to prepare the bone set without preservation of the body, please can you tell me the short procedure whether it is to be buried or not? देखिए सर, वो दो तरफ से भी आप कर सकते हैं, बरीड भी कर सकते हैं, या आपका जो डाइसेक्शन होने के बाद जो बोन्स निकले हैं उसका ऊपर का मसल अटैचमेंट रिमूव कर दीजिए, ब्लीच कर दीजिए, उसको एसीटोन यूज कीजिए, हाँ, वो उसको वाटर से बॉईल कीजिए। अगर उससे भी अगर विदाउट प्रिजर्वेशन हम डाइसेक्शन कैसे करेंगे? विदाउट प्रिजर्वेशन डाइसेक्शन करना है। ओके नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं समझा सर आपका। नहीं अगर नहीं, आपको सर का ऐसा है, सर मैं बताता हूँ। आपने ये बताया ना कि अगर आपको बॉडी से बोन निकालने हैं तो उसको प्रिजर्व हाँ, नहीं करना, बराबर है। और हाँ हाँ, उसके पहले डिसेक्शन करना है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि अगर प्रिजर्व नहीं कर रहे तो डिसेक्शन नहीं कैसे नहीं करेंगे? नहीं नहीं सर, दो टाइप्स है। अगर आप प्रिजर्व बॉडी लेंगे तो उसको डाइसेक्ट करना है, अनप्रिजर्व बॉडी लेंगे और आपको खाली उसका मोटो ही है कि आपको बोनसेट चाहिए या स्केलेटन चाहिए, तो उसको डिसेक्शन करना ही है नहीं ना सर, उसको खाली उसको ही लिए यूज करना है, मैसरेशन के लिए यूज करना है। वेट मैसरेशन बोलते हैं सर उसको, तो वेट मैसरेशन कर सकते हैं। सर उसको वैसे ही ब्यूरी कर दिया हमने, हमने वो ट्राई किया था सर। नहीं नहीं, वो क्या होता है, जो स्पैन होना चाहिए वो स्पैन नहीं मिल पाता है, या फिर इफिफाइजियल जो एंड्स है बोन्स के, वो खराब होने लगते हैं बरी करने के बाद, क्योंकि मॉइस्चर होता है ना जमीन में भी, तो उससे वो सड़ जाते हैं और वो फिर अच्छी तरह से निकलते नहीं, और ब्लैक भी हो जाते हैं पूरे, और ब्लैक भी हो जाते हैं। तो उससे लिए वेट मैसरेशन बहुत अच्छा है सर। अगर आपका कॉलेज आउटसाइड और सिटी हो तो आपके टॉप फ्लोर पे लेके जाओ, उसको पिंजरा बनाओ और उसको फ्रेश बॉडी रखो, 10 दिन में आपको स्केलेटन अच्छा मिल जाएगा। सर मैंने एक यहाँ पे एक टेक्निकल पर्सन है, वो विदाउट प्रिजर्वेशन बॉडी में बॉडी ब्यूरी करते वक्त कुछ पाउडर्स वगैरह केमिकल डालता है। डालते हैं अब जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी डालते हैं बहुत सारे। अब मुस्लिम लोगों के इसमें भी सॉल्ट डालते हैं सर, लेकिन सॉल्ट डालने से वो मसल जो है वो जल्दी नहीं हो पाती। हाँ, तो हाँ, सर वो अच्छे से तो बोन दोनों अलग है। प्रिपेयर अच्छे करके से बोन देता सेट करना है तो वेट मैसरेशन सबसे बढ़िया तकनीक है सर। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर एक मेरा भी इसमें क्वेश्चन था। हाँ सर। बहुत बार हमने देखा था कि जो हमने अनप्रिजर्व का तो नहीं किया, लेकिन प्रिजर्व बॉडी में से बोन निकालने की कोशिश की थी। सही है उसको सर। 2-3 बार बॉईल करने के बाद में भी कुछ समय के बाद वहां से सर फैट निकलता रहता है बोन से। निकलता रहता है, सही है तो सर, सर क्योंकि इसके लिए वो उसके solution- ऊपर नहीं हो सर, वो हो नहीं पाता, क्योंकि वो इतना स्टफ यानी फॉर्मेल्डिहाइड के कारण इतना स्टिफ हो जाता है वो, और वहां पे फैटी टिश्यू और पेरियोस्टियम जो है वो वैसे ही बना रहता है, तो उसको निकलना यानी आप बोन टिश्यू को ही अलग कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है। अच्छा, और ये प्रॉब्लम सर अनप्रिजर्व में नहीं आता? अनप्रिजर्व को नहीं आता है सर। वेट मैसरेशन तो इतना बढ़िया होता है कि पूछो नहीं, बहुत ही बढ़िया होता है वो। अच्छा सर, ये प्रिजर्व बॉडी से जब हम बोन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कंप्लीटली बोन ड्राई करने के लिए कुछ है क्या? हाँ, वही बताया ना अभी, वो मैडम ने भी वही पूछा था। हम उसको हाँ। रिमूव करेंगे, ब्लीच करेंगे, एसीटोन से हाँ। धोएंगे, वो बॉईल करेंगे, उसके बाद आपको नॉर्मल फैन के नीचे में रूम में ही उसको ये ड्राई करना है। ओके ओके। हाँ हेलो सर। सर अगर बॉडी प्लीज को सर। मॉमिफाई करना है तो उसके लिए आपने बोला कि फॉर्मेल्डिहाइड 40% का सोल्यूशन रहेगा। सर बस उसके बाद सर कब तक उसे
देखिए सर, मैं जब मैंने चालू किया था तो दो बॉडीज के लिए किया है हमने। तो एक बॉडी लीन थिन थी, उसमें फैट ज्यादा नहीं था, तो 5 साल में वो तैयार हो गई। लेकिन और एक बॉडी है, अभी भी हो रहा है उसका प्रिजर्वेशन, ममीफाई हो रहा है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है सर। अगर फैटी अगर है बॉडी तो उसके लिए टाइम लगता है, कम से कम सर 15 साल ऊपर भी से लग कोई सकता है। केमिकल नहीं लगाना होगा ना सर? केमिकल बाद में लगाएंगे सर। आपको अगर ऐसा लगेगा कि अभी ये ममीफाइड हो गई है तो वो आपको वुडन का ये आता है ना, वुडन प्रिजर्वेशन के लिए वो लगाते हैं सॉल्यूशन। जी थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ प्लीज सर। हाँ हाँ हाँ। और कोई आज अपना अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं? बहुत बढ़िया जो है डिस्कशन चल रहा है, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन हो रहा है। कोई और अपना जो है प्रश्न रखना चाहता हो, क्वेरी रखना चाहता है? बिल्कुल सर। हेलो सर। हाँ सर। हाँ बोले। हाँ सर, अभी मेरा यही ऑब्जर्वेशन है कि जॉइंट्स जो है वो हम स्पेसिमेन में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जॉइंट प्रिपेयर करना और उसको फिर प्रॉपरली म्यूजियम में रखना वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हम एम्फोसाइज और भी करें कि सॉफ्ट ऑर्गन्स के साथ में जॉइंट प्रिपरेशन जो जूट फाइबर्स के साथ में बना के रखे, तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जॉइंट नेचुरली जो हम डिसेक्ट करके निकालते हैं वो तो दिखाते ही है, लेकिन बोन्स अगर निकाल रहे हैं हम, तो जैसे बोन्स के ऊपर चर्चा हुई है अभी, तो आकुर्डी कॉलेज में जब मैं था पुणे में, हमने जॉइंट्स के भी मॉडल्स बना के रखे थे बाय बोन्स। तो वो एक मेरा पॉइंट रखना था। रेड ऑक्साइड हम प्रिजर्वेशन में थोड़ा सा और ऐड करें, तो ये थोड़ा सा मिस हो गया था कि रेड ऑक्साइड एक और केमिकल है। गिरीश सर, उस पर थोड़ा सा अगर एम्फोसाइज करें तो अच्छा हाँ, होगा। रेड ऑक्साइड है सर, लेकिन क्या है वो थोड़ा सा महंगा भी जाता है। तो थोड़ा सा और ही वो, लगता है, तो हाँ थोड़ा एसेंशियल सा ही है। लगता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन अगर वही क्वेश्चन है फिर मेरा कि अगर आपके साथ में प्रिजर्व बॉडी है तो उतना उसका रिजल्ट नहीं देता है नहीं, वो। हम तो बात कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिजर्व द बॉडी, सो इट हाँ इज हाँ। एसेंशियल टू टेल ऑल दी केमिकल्स। तो रेड ऑक्साइड भी अगर हम इस्तेमाल करें तो ज्यादा मैं तो बेटर सर होता है। 3 ही चीजें यूज करता हूँ, वाटर, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लिसरीन, बस। ओके। और 20 साल में और मुझे एक भी दिक्कत नहीं आई अभी तक। ओके। और एक अच्छा था अभी एक जो एम्बाल्मिंग टेक्निक्स जो है वो अभी सॉफ्ट टिश्यू में भी अच्छे करने लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा होता है। और अभी एक्रेलिक इमल्जेंस वगैरह भी आ गए हैं, तो बहुत आ अच्छा गए हैं। होता है। तो इट्स वेरी गुड। हम बहुत अच्छा म्यूजियम अपने डेवलप कर स्टूडेंट्स सकते हैं, के बिल्कुल। लिए हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लेक्चर हुआ सर, गिरीश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू आकाशदीप जी, आपका पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में रहता है, हमेशा जी आप सर। उपस्थित रहे हैं। और सवाल एक्चुअली ये जितने भी सवाल होते हैं, ये सवाल एक व्यक्ति पूछता है, लेकिन ये सवाल सभी का होता है, बिल्कुल बिल्कुल रिप्रेजेंट सर। कोई एक करता है। तो करेक्ट इसलिए करेक्ट। आप किसी एक व्यक्ति के पूछने से 200 आदमियों की जिज्ञासा भी शांत होती है। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। प्रश्न हमेशा हमेशा स्वागत रहता है। तो बहुत बढ़िया इंटरेक्शन चल रहा है, और कोई अगर अपना प्रश्न करना चाहता है तो कर सकता है। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते कौन सर। बोल रहे हैं? अपना परिचय दें। सर, मैं डॉक्टर सामिया बोल रही हूँ। हाँ जी जी, बोलिए जी जी। सर, मैंने देखा कि आपने बोला कि आपने 25 स्लाइड्स को, मतलब 25 ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया। करेक्ट। सर, इतना कम क्यों हुआ? मतलब इतने सालों हाँ में सिर्फ इतने ही क्यों हुए? क्या हाँ, मतलब नहीं नहीं प्रैक्टिस? नहीं नहीं, वैसा नहीं है मैडम। हमारे हाँ, यहाँ पे 250 स्पेसिमेंस है। ओके। आउट ऑफ 250 मैंने खुद ने 25 बनाए हैं, और बाकी के जो बनाए हैं वो डॉक्टर एरंडे सर जो थे, और मेरे कलीग थी मैडम डॉक्टर बेडेकर मैडम, उन्होंने भी बनाए हैं। तो मैंने मेरी बात रखी थी कि 25 बनाने के लिए मुझे टाइम लगा। क्यों? तो उसको
अच्छी तरह से प्रिपेयर करके अंडर वाटर डिसेक्शन करके उसको माउंट करके कलरिंग करने के लिए टाइम जाता है। ओके इसलिए सर। मैंने मेरा मेरा खुद का 25 बताया। ओके सर। हाँ एंड सर मैंने लास्ट ईयर डिसेक्शन करवाते वक्त मैंने आफ्टर हाँ हाँ मसल डिसेक्शन वगैरह बोन्स को करेक्ट मैंने बॉईल करवाया और उनको पॉलिश करके बोन सेट प्रिपेयर करवाया था। करेक्ट। तो मतलब इससे कुछ प्रॉब्लम, मतलब आपने बोला कि बोन्स ब्लैक होते हैं हाँ तो नहीं नहीं, वो अगर आप पॉलिशिंग जो है वो पॉलिशिंग किया है आपने, लेकिन पॉलिशिंग करते समय जो माइक्रोपोर्स होते हैं मैडम, या न्यूट्रिएंट फोरामेन वगैरह होता है वो निकल जाता है, या ग्रू होते हैं वो निकल जाते हैं। अब आप खुद होके कर रहे हैं, आप सब जान के कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर आप आपके साथ में कुछ क्लास फोर्थ लोग हैं, उनको बोला कि ये पेपर लो और इसको घिसो, तो घिसते जाएगा जब तक कि वो अच्छी तरह से दिखे ना, बोन अच्छी तरह से प्रिपेयर ना हो। लेकिन उसके साथ में जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है या बाकी ग्रूज है वो अगर निकल जाए तो मतलब नहीं बनता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वैसे। ओके सर, थैंक हाँ यू, बहुत अच्छा ओके, सेशन था, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर मैं डॉक्टर अमित शुक्ला हूँ, हाँ सर। प्रोफेसर हूँ जी यहाँ अमित जी। लखनऊ में आईएमएस में। एम आई जी ऑडिबल सर? हाँ ऑडिबल है सर, पूछिए सर पूछिए। सर मैं कह रहा था थाइमोल क्रिस्टल का क्या एंटी फंगल में कुछ रोल रहेगा इसमें, जैसे मिक्स होता है किया ना जाए? सर, बिल्कुल बिल्कुल हो अच्छा सकता है, कर सकते हैं सर, उसको मैं भी। ये चीज जो मैं जानना चाह रहा था कि इसमें जैसे प्रिजर्वेशन की जो टेक्निक्स हैं, तो हाँ इसमें सर। आपने कहा जैसे 40% है, तो इसमें हम्म जैसे बहुत से मेडिकल कॉलेजेस में जैसे मान लीजिए 1 या 2 महीने में ही एक बॉडी डिसेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो हम्म जैसे इतना बड़ा बैच होता है, हम्म तो वो लोग जैसे 1/10 माने 37% फॉर्मलिन्स का भी जो है 10% माने 9 लीटर 37% फॉर्मलिन, और वो यूज करता मतलब है, 1 लीटर वो 9 लीटर वाटर में कर देते हैं, तो जिससे वहां पर खड़े रहने में उनको आसानी रहती है, वरना बराबर है सर। अदरवाइज कैसे मैंने मैंने इसलिए बताया सर, क्लाइमेट जो है आपका एरिया का, क्लाइमेट जो है उसके हिसाब से आप उसको चॉइस कीजिए। अगर आप ऊपर के साइड में ठंड ज्यादा है तो वहां पे कैडेवरिक जो पार्ट है वो डिले ये हो जाएगा, लेकिन हमारे तरफ गर्म है, हाँ, तो इधर सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन जल्दी चालू हो जाता है, और उसको प्रिजर्वेशन के लिए ज्यादा या कोंकण या कोस्टल साइड में जाइए, नीचे में तमिलनाडु या उडुपी वगैरह साइड में, तो वहां पे कोस्टल लाइन में मॉइस्चर ज्यादा रहता है, तो वहां पे अलग क्लाइमेट की वजह से वो ये हो जाता है। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो उसके हिसाब से हम फॉर्मेल्डिहाइड का परसेंटेज हम रख सकते हैं सर। ठीक ठीक बिल्कुल सर, ठीक, थैंक यू। और कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न? हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर नमस्ते सर, परिचित। डॉक्टर मुकुंद बंडले बात कर रहा हूँ सर, डॉक्टर वेद प्रकाश पाटिल आयुर्वेद कॉलेज जालना से। जी जी सर पूछें। सर अभी तक सेशन बहुत अच्छा रहा सर, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा सर। मैं ये जानना चाहता था कि जो हम ममिफिकेशन करते हैं सर, वो ममिफिकेशन करते वक्त सर जो लिम्स के, मेनली स्पेशली लोअर लिम्स के वगैरह जो टिश्यू निकल रहे हैं सर, निकल जाते हैं सर, हाँ स्किन सर, वगैरह वो ऊपर क्या, का निकल रहा है सर, उसके लिए हाँ क्या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं सर, कैसा है फिर, इसका मतलब ये है कि आपका ममिफिकेशन अच्छा नहीं हुआ या एम्बाल्मिंग अच्छा नहीं हुआ है। हाँ सर, वो हो हाँ सकता है तो, क्या? हाँ वो होता, वही है कारण उसका। अगर अगर आपका एम्बाल्मिंग अच्छा हुआ है तो उसको कुछ भी नहीं होता है सर, सालों तक कुछ नहीं होता है। सर अभी क्या कर सकते हैं सर हम अभी उस उसको कंडीशन? अभी उसको कूलेंट वगैरह लगा सकते हैं, या मैंने अभी वो जो वुडन का बताया वो उसका भी यूज कर सकते हैं आप। स्टेनर लगा दे क्या सर, वुडन हाँ स्टेनर? थिनर लगा सकते हैं, स्टेनर लगा सकते हैं। जी सर, जी सर, हाँ ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर इसमें कुछ मैं बोलना चाहूंगा। हाँ प्लीज जब सर। मतलब जब हम बनाते हैं शुरुआत में ही, और प्रिजर्वेशन हमने एम्बाल्मिंग भी कर ली है, तो हम रेगुलरली जब ऑब्जर्व करते हैं और हमको समझ में आता है कि कुछ टिश्यू में डिफरेंस या कलरिंग में डिफरेंस लग रहा है, या कुछ भी आपको लगता है, तो करेक्ट सर। तुरंत उस समय में ही अगर हम लोकल फॉर्मेलिन की इंजेक्शन देते हैं या लोकली भी उसको प्रिजर्व नहीं नहीं करने की सर, करते हैं। खेड़ीकर सर, वो यस सर। ममिफिकेशन के लिए उतना यूजफुल नहीं होता है जितना कि कैडेवर प्रिजर्वेशन के लिए होता है, या डाइसेक्शन के लिए हम कैडेवर प्रिजर्व कर रहे हैं ना, उसके लिए वो यूटिलाइजेशन अच्छा है, लेकिन ममिफिकेशन के लिए नहीं हो पाता है सर। नहीं, हमारे यहाँ पर भी हमने किया था, और एक हाँ हाँ कैडेवर प्रिजर्व था वो, तो हाँ हाँ उसके फेस में
कुछ एक दो पॉइंट पे ऐसे लगा कि थोड़ा सा वहां पर फ्लूइड नहीं पहुंच पा नहीं रहा है, और पहुंचा है। कलर हमको तो सही इनिशियल स्टेज में कर सकते हैं एक्चुअली। हाँ वही मैं बोल रहा हाँ था कि इनिशियल बिल्कुल हम बिल्कुल। तुरंत ही हम रोज जाके उसको हाँ हाँ ऑब्जर्व हाँ, करते थे, और जैसे करेक्ट हमको करेक्ट। पता चला कि यहाँ पे कुछ यस यस, गड़बड़ लग रही है, तुरंत हमने लोकल कुछ इंजेक्शंस फॉर्मेलिन की डायरेक्ट वहां पर इंसर्ट दे किए। सकते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। बाद में धीरे धीरे वहां पर ये डिफिकल्ट नहीं, मतलब बहुत माइनर फर्क है, नॉर्मल बराबर तो है। नहीं हुआ लेकिन माइनर दिखता है, लेकिन डैमेज नहीं होता है उसमें, रिजल्ट करेक्ट हो जाता करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है। किया है मैंने। हाँ वो एम्बाल्बिंग मैं ऐड करूँ थोड़ा। हाँ एम्बाल्बिंग प्लीज हाँ सर जो प्लीज। होता है ना, वो आर्टरीज का जो इलास्टिसिटी होता है, वो इलास्टिसिटी एक बार लूज हो गया तो वो फिर फॉर्मेलिन जो है, जो फ्लूइड है, वो एंड तक पहुंचता ही नहीं, यहाँ पेरिफेरल तक इसमें नहीं जा पहुंचता ही पाता। नहीं। तो उसकी वजह से होता है यही है कि पेरिफेरल जो डैमेजेस है और उजिंग है, वो ज्यादा जल्दी हो जाता है, पुट्रिफिकेशन जल्दी होता है। तो वो तो ऑब्जर्वेशन मिलता है, लेकिन पेरिफेरल इसमें हम इंजेक्शन देके भी उसको सेव नहीं कर पाते हैं या प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, तो वो डिफिकल्ट हो ही जाता है। और सेकेंडली आजकल तो एक ममीफिकेशन पहले के जमाने में होता था, जहाँ पे ओरिजिनल बॉडी हम यूज करना ही चाहते थे। आज हम क्या कर सकते हैं कि आज डायरेक्टली 3D मॉडल्स अवेलेबल रहते हैं, जिसको हम जो कपड़े की दुकानों के बाहर जो लगे रहते हैं मैनिक्विंस, उनको लेके ही हम सरफेस एनाटॉमी का जो इस्तेमाल है वो बता लगा सकते सकते हैं। हैं। या तो फिर हम मर्म के ऊपर अगर बात करना है तो वो बता सकते हैं। तो नहीं नहीं, वो बात तो सही है सर, आकाशदीप सर। हाँ, क्योंकि वो मैंने बात ठीक है, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम उसको ये करना है तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट मैच ही जाएगा, नहीं ऐसा होता। लगता है मुझे, नहीं ममीफाइड मैच हो बॉडी जो पाता है। होती है, सर उन ममीफाइड उन बॉडी कंडीशन में सर बॉडी लैंडमार्क भी नहीं दिखाई दे सकते सर उसमें। लैंडमार्क हाँ नहीं हाँ दिखाई देते वो हैं। लैंडमार्क। और सेकेंडली उसका जो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर कैलकुलेशन होता है ममीफिकेशन के बाद में, बॉडी का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो वो कम हो नहीं हो जाता है। पाता। और सरफेस एनाटॉमी जो दी है वो हेल्दी बॉडी के लिए दी है, और उसका सेंटीमीटर और उसका सेंटीमीटर वो बिल्कुल मैच नहीं होता है। तो करेक्ट सर। इसलिए अगर इसके ऊपर अगर हम सॉल्यूशन ढूंढना चाहे तो मैनिक्विन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो और थ्री इतने डायमेंशनल साल ये भी आ रहा वेट है सर, करने की जरूरत डिसेक्शन भी वगैरह। नहीं है। हाँ हाँ। हाँ, ओके। ओके, थैंक ओके यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। राकेश हेलो सर, अगर बॉडी में या फिर प्रिजर्वेशन टैंक में फंगस अगर लगने लगा वाइट वाइट, तो सर उसके लिए क्या कर उसको सकते हैं सर? उसको फॉर्मेल्डिहाइड का परसेंटेज बढ़ा देने का, वो पहले तो सबसे पहले क्लीन कर लेने का टैंक वगैरह। टैंक क्लीन कर लीजिए, जी सर। फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन चेंज कर दीजिए पूरा का पूरा, और उसमें थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा डालिए, क्योंकि आपका वहाँ पे अगर मॉइस्चर ज्यादा हो इसमें वर्तमान में, तो वैसा हो सकता है, या बारिश के मौसम में वैसा होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है। तो थोड़ा सा जी सर। वेंटिलेशन प्रॉपर रखिए, और फॉर्मेल्डिहाइड का वो सॉल्यूशन जो है वो चेंज करते रहिए 6 मंथ में एक बार। ओके, थैंक यू सर। ओके गिरीश ओके। जी, हाँ गिरीश जी एक बात पूछनी थी। बोलिए सर। गुजरात के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, आयुर्वेद कॉलेजेस में है, एक बाहर से पर्सन रिसोर्स करते हैं बॉडी प्रिजर्वेशन के लिए। हम्म। तो वो उसका प्रिजर्वेशन टेक्निक मैंने देखा, तो वो आर्टरी वगैरह से नहीं करता सर, एक्सटर्नली वो 2 घंटे में बॉडी प्रिजर्व करके देता है हाँ भाई, मैंने एक्सटर्नली। बताया ना, 3 हाँ टाइप हाँ जो बताए थे मैंने, उसमें से थर्ड टाइप का वो यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ। पेरिटोनियल कैविटी एंड ये इसके लिए एब्डोमिनल यस कैविटी यस का यस यूज करते हो। हाँ यस। करेक्ट करेक्ट। और वो अच्छे से भी हो जाती है वो होता है बॉडी, मैंने होता है देखा। होता है ना, हम कहाँ नहीं बोल रहे सर, 3 टाइप हाँ बताया, लेकिन हम उसमें ये करते हैं, उसमें हमने जो एक्सपर्टाइज है हम, वो हाँ हाँ। ग्रेविटेशनल मेथड का बताया हम। वो भी ओके होता ओके है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम नहीं होता है। ओके ओके, ओके ठीक है, ओके। थैंक यू। राकेश जी। और कोई? गुड आफ्टरनून सर। हम्म। सर मेरा एक क्वेश्चन था। अपना परिचय दें पहले। सर मैं सेकंड ईयर पीजी स्टूडेंट, पीजीआई है जोधपुर, डॉक्टर आशा जी गुज्जर। हाँ, सर बोले। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि आयुर्वेद में बोला गया है दीर्घ व्याधि पीड़ितम, तो हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर क्या कार्सिनोमा वाली बॉडी को हम प्रिजर्वेशन में ले सकते हैं क्या? मैडम कैसा है,
अगर लेना है तो ले भी सकते हैं, या न, आपको लगता है कि वो अगर अच्छी तरह से प्रिजर्व ना हो, उसमें आर्टरीज या वेन्स जो है वो अच्छी तरह से हमको इम्बाल्व करते टाइम अगर अच्छा रिस्पॉन्स ना दे पाए, या बॉडी प्रिजर्व नहीं होती है, ऐसा अगर लगता है तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हम तो लेते हैं। कार्सिनोमा की भी बॉडी हम प्रिजर्व करते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं आती है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बिल्कुल। हेलो और कोई है? हाँ बोले, परिचय दें अपना। Hello, myself Dr. Pallavi Pawar from Nagpur, Maharashtra, PG first year student. बोलो। सर अपन जो सॉफ्ट ऑर्गन जो प्रिजर्व करते हैं, तो वो प्रिजर्व करने के बाद पूरा येलोइश सर वो कलरेशन होता है, यानी वो वाटर भी और वो जो ऑर्गन्स में भी सर वो सर इसका चेंज करने के बाद भी सर मैडम उसका मतलब ये है कि आपका जो मैंने बताया था अभी, अंडर वाटर डिसेक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ है, वहां पे फैट जो है वो आपके स्पेसिमेन के साथ में है, इसलिए वो वूजिंग होता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होके, और वो येलो कलर का वाटर तैयार होता है आपका। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले स्पेसिमेन प्रिपेयर करें अच्छी तरह से और फिर माउंट करें। अगर ऐसा बार बार होता है अगर, तो टाइम टू टाइम उसको जो प्रिजर्वेशन फ्लूइड है वो चेंज करते रहिए आप। ओके सर, थैंक यू ओके, थैंक यू। और कोई है? आज ये विषय जिस जिस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं उस हिसाब से ये विषय बहुत ही ज्वलंत विषय है, और बिल्कुल सर। क्योंकि ये जो विषय है हर जो शारीरविद है उसके लिए एक प्राइमरी और महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत ही, पहला गुरु ही हमारा मानव देह होती है। तो निश्चित रूप से उस मानव देह को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, जो हमारी प्रायोगिक पुस्तक है वो एक तरीके से मानव देह ही है जिसपे हम सब सीख सकते हैं। पुस्तकीय ज्ञान तो हमको निश्चित रूप से देखने को मिलता है, लेकिन जब तक हम व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हम उसको नहीं देख सकते हैं, प्रत्यक्ष दृष्टि से बात, वो जो हम भावना है वो उस भावना को पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से सर आज अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, बाकी आपका जो व्याख्यान है चाहे वो उसका जो संरक्षण से जुड़ा हो या मृत शोधन और मृत संरक्षण जिसको हम अगर अपनी भाषा में कहें, और दूसरा जो उसका एस्पेक्ट था, हम कैसे बोन्स को प्रिजर्व करेंगे और कैसे ऑर्गन्स को प्रिजर्व करेंगे और कैसे ममिफिकेशन करेंगे और कितना लॉन्गर पीरियड है। आपने बताया कि आप अभी एक बॉडी आपके चल रही है, जितना फैट होगा उतना इतना डिलेड होगा, तो कितना पेशेंस रखना पड़ता है सर, कितना पेशेंस। सोचिए आप, व्यक्ति रिटायर भी हो सकता है उसके करते करते, उसको ये पेशेंस करना पड़ेगा कि ये मैं नहीं करूं, कोई दूसरा करेगा आने के बाद में, तो भी उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो एक बहुत ही जो है ध्यान देने का और बहुत ही ऑब्जर्व करने की चीजें हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज हमारे जो दर्शक हैं, आज दर्शक संख्या 230 तक पहुंची है आज, तो निश्चित रूप से छुट्टी के दिन भी लोग हमको सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि इस विषय की अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है। और खासकर जो प्रिजर्वेशन है, जो हमारा, हम कई बार यूं सोचते हैं बहुत ही आसान विषय है, प्रिजर्वेशन कर दिया और खत्म। प्रिजर्वेशन करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा स्किल है, इसको पूरी तरह से जानना आवश्यक है। आपने आज हमारे जो हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आपने आज लाभान्वित किया। मैं व्यक्तिशः आपका और नेशनल कन्वीनर के तौर पर पूरे विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। औपचारिक आभार तो हमारी जो टीम है वो जो करेगी। मैं इसी के लिए अब आमंत्रित करता हूं औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए। सर आप धन्यवाद ना कहे, हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बने रहे, इतना ही हम यहाँ पे चलते हैं। आप गुरु है हमारे, गुरु वंदना होती है सर, आशीर्वाद होता है उनका। बिल्कुल ये आपका बड़प्पन है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम की मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को, औपचारिकताओं को, अनुशासन को तो बनाए रखना आवश्यक है। और उसका वर्णन तो हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम की संपूर्णता इसी में है। व्यक्तिशः जुड़े हैं तो व्यक्तिशः तो अभिवादन तो है ही है, वो अलग बात है। तो चूंकि कार्यक्रम से मैं अब
आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव जी अवेलेबल हैं क्या? हाँ क्या? सर है। हाँ हाँ, अगर आप राकेश जी सर जी एक मिनट। जी ठीक है। जी एक किसी ने क्वेरी की थी कि ये वीडियो अवेलेबल है क्या ऐसी। जी हाँ जी बताना सभी को चाहूंगा मेरा कि ये नमस्कार। रिकॉर्डेड। मैं एक मिनट डॉक्टर अनुभा जी, अनुभव श्रीवास्तव। एक अनुभा जी, एक मिनट होल्ड करिएगा। सचिन जी कुछ हाँ बता हाँ रहे सर हैं। हाँ, बताए सचिन। किसी ने कुछ पूछा था इस वीडियो के बारे में, अवेलेबल है क्या। तो रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियो की, ये जी पूरा रिकॉर्डेड रहेगा क्लाउड पे। जी जी इसकी शेयरिंग के बारे में हम सूचित कर देंगे, लेकिन दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड। जी जी, और इसकी सूचना आपको सबको, जैसे इस कार्यक्रम की सूचना मिली थी, ये कार्यक्रम होगा, इसी प्रकार आपको उसकी भी सूचना मिल जाएगी। ये कहाँ आप इसको कभी भी सुन सकते हैं। और इसके पहले के कार्यक्रम भी जो हुए हैं गूगल मीट पे, वो भी अवेलेबल हैं, उनको भी हमने समय समय पर आपको शेयर किया है। हम चाहेंगे जो आदमी, कई 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 लोग निश्चित रूप से व्यस्त होते हैं कहीं ना कहीं, उनकी, जैसे हमारे ही आज एस प्रसन्ना जी हैं, वो आज इस कार्यक्रम में होने वाले थे, लेकिन उनके कोई पारिवारिक दायित्व आ गया तो कहीं व्यस्त हो गए, तो वो खुद, हम खुद भी सुनना चाहेंगे। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम, हमारे प्रयास रहेंगे कि आपको हमेशा अवेलेबल रहें और हमेशा आपके जो 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 अध्ययन में ये चीजें आती रहें, हम आपको उसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। अनुभा जी प्लीज। आप सभी को सबसे पहले प्रणाम। मैं सर डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज। मेरा को बहुत बड़ा काम दिया गया है वोट ऑफ थैंक्स कहने का। कोई भी कार्यक्रम अगर कोई भी सफल होता है या कोई भी चीजें आगे बढ़ती हैं तो निश्चित ही एक टीम वर्क का तो काम होता ही है। उस वक्त मैं सबसे पहले अपना धन्यवाद देना चाहूंगी विश्व आयुर्वेद परिषद को, who gave us the platform to exchange our knowledge or enhance our knowledge or academic ground. First thanks goes to Vish Ayurved Parishad, Shri Ratnasam Bhasha Parishad. Now it is time to thanks to our chief guest, Professor Santosh Shravan sir, who motivate us to be participate in the or maybe the member of the Vish Ayurved Parishad. जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उनको विश्व आयुर्वेद परिषद से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म के साथ साथ आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ भी ले जा रहा है। तो उसके लिए भी जुड़ने के लिए उन्होंने हम लोग सबको मोटिवेट किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आके जुड़े। फिर हम अपने आज हमारे जो स्पीकर हैं प्रोफेसर दिनेश कुलकर्णी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने बहुत इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल लेक्चर दिया, और जिससे हमारे सारे टीचर्स के साथ साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ जानकारी बढ़ी है सर। और निश्चित आप हमारे साथ इसी तरह आते रहिए, कुछ ना कुछ नई चीजें हमारे बीच में आएंगी, नॉलेज का एक्सचेंज होगा, हमारी भी बढ़ेगी सर और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए। और इसके साथ मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, जितने बच्चे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टीम मेंबर्स का तो धन्यवाद कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लगातार एफर्ट करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्पीकर को लाए लोगों के बीच में और बच्चों के बीच में बात हो, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो। उस कड़ी में सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूंगी प्रोफेसर राकेश शर्मा सर को, जो नेशनल कन्वीनर है विश्व आयुर्वेद परिषद श्री रत्नसम भाषा परिषद के। सर लगातार मेहनत करते रहते हैं, हम लोग को कभी कभी पता भी नहीं रहता है, सर अपने हिसाब करके सारा कुछ फिक्स कर देते हैं और बताते हैं कि ये आपको करना है। सर आपके लिए बहुत ग्रेट ग्रेट अप्लॉज टू यू। सर आप बहुत एफर्ट करते हैं। और उसके साथ मैं अपने नम्रता तिवारी को को कन्वीनर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। वह सचिन खेड़कर जी जो को कोऑर्डिनेटर हैं, को कोऑर्डिनेटर अनमोल पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल जोन की वैद मंजिता मिश्रा जिन्होंने अभी वंदन विस्तृत किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ सभी उन लोगों का, सभी बच्चों का, सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे टीचर्स, बहुत लोग मुझसे छूट भी गए होंगे जो मैं नहीं बोल पाई, उन सबका इस प्लेटफॉर्म से, सब विश्व आयुर्वेद परिषद भाषा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। ओवर टू जी राकेश जी शर्मा सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग थे, सही बात है, आज 230 लोग थे, सबका नाम हम ले भी नहीं सकते, और नाम अगर हम लेंगे तो कुछ छूट जाएंगे, तो भी लगेगा कुछ का छूटना और कुछ ना, तो बहुत अजीब सा लगेगा। लेकिन हमारे देश भर से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे देश भर से, उड़ीसा, साउथ, महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी, गुजरात, बिहार, यूपी, सब जगह पूरा एक मिनी मिनी इंडिया
वो इस कार्यक्रम में उपस्थित है और भारतीय स्वरूप इसमें प्रदर्शित होता है। ये बहुत ही गौरव की बात है कि हम एक ऐसे कार्यक्रम को जो है संचालित कर रहे हैं। इसका स्वरूप जो है इतना बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में मौजूद हमारी जो नेशनल को कन्वीनर है डॉक्टर नम्रता तिवारी जी के वो शांति मंत्र के साथ में इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़े। डॉक्टर नम्रता तिवारी जी रायपुर से। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रोफेसर गिरीश कुलकर्णी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और आगे भी हमारे इस रचना शारीर संभाषा के लिए मंगल कामनाओं के लिए हम आज मंगल मंत्र से इसका समापन करेंगे और एक नई आशा के साथ कि आगे हमारी जो संभाषा हो उसमें भी हमारा निरंतर ज्ञानवर्धन हो, ऐसी उम्मीदों के साथ ही मैं मंगल मंत्र का वाचन करूंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार नम्रता जी। और इसी के साथ आज का हमारा एक और 7वां महत्वपूर्ण व्याख्यान इसी के साथ संपादित होता है। अगले व्याख्यान में फिर हम जुड़ेंगे, फिर कोई नया विषय लाएंगे। हमारे इस कड़ी में अगर कोई आपके सुझाव हो तो हमें हमारे ग्रुप में हम सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, मेल से जुड़े हैं, फोन से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को व्यक्तिशास्त्र से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी के भी कोई सुझाव हैं वो शेयर कर सकते हैं। हम इसको और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कोई अगर आपको लगता है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए तो वो विषय भी हमको शेयर कर सकते हैं। हम सभी मिलकर के रचना शारीर को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम समाप्त होता है। सचिन जी, कार्यक्रम को अब समाप्त करें। कोई बात? बस सर, हमारे साथ में शुरू से ही डॉक्टर कंठी सर भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। जी 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 लोग हैं सर। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव भी है जबलपुर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, चलिए मैं कुछ नाम और बोल ही देता हूँ। अपना समय भी दिया है। हमारे साथ प्रोफेसर शशिकांत सचान जुड़े थे। प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी तो थे ही थे हमारे, वो एक तरीके से मेंटोर हैं। डॉक्टर अरुणा रूपनार हैं। डॉक्टर आशुतोष यादव गोवा से, अमित शुक्ला जी, डॉक्टर चेतन प्रकाश उत्तराखंड से, डॉक्टर प्रीति देसाई जी बालाघाट से जुड़ी हैं, डॉक्टर स्वाति बेड़ेकर जी जुड़ी हैं, डॉक्टर योगेश वाणे, आकाशदीप मेश्राम जी, प्रदीप चौहान जी, गुरुराज जहांगीरदास जी कर्नाटक बेंगलोर से, प्रोफेसर अविनाश जी लखनऊ से, अलेख चंद्र मोहंती उड़ीसा से, डॉक्टर राजकुमार बिहार से, प्रोफेसर हमारे सबके आदरणीय प्रोफेसर जीएम कंठी जी, प्रहलाद रघु जी, डॉक्टर प्रेमप्रकाश गंगवार जी, मधुलिका तिवारी जी, राहुल सूर्यवंशी जी, राजेश जी गुप्ता हमारे यहाँ जोधपुर से, डॉक्टर संदीप लहंगे, डॉक्टर रीना खंडेलवाल, डॉक्टर गौरव सावरकर जी, डॉक्टर निरंजन गौतम जी, डॉक्टर प्रहलाद साय शर्मा। ये कुछ नाम हैं। तो मैंने वही कहा ना, नाम हम कितने नाम ले पाएंगे, क्योंकि इतने लोग थे कि सबके नाम ले ही नहीं सकते हम। तो ये अपने आप में, और ये सब अच्छा, इनमें से ये ज्यादातर लोग हमेशा ही जुड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। हम सब इनके आभारी हैं कि हमको जुड़ करके हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। तो ये जुड़ते हैं तो हमें भी लगता है कि हम इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से अच्छी तरह से संपादित कर पाने में सफल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार जी। तो समापन करें सचिन जी? जी सर, जी सर। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का अब समापन करते हैं। शीघ्र ही आपसे अगले कार्यक्रम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरीश जी का भी आभार। गिरीश जी का थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लेक्चर रहा, बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत बढ़िया। और अनुभा श्रीवास्तव जी का भी धन्यवाद हो, उनका स्वास्थ्य खराब था लेकिन फिर भी वो जुड़ी और उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन के कार्यक्रम संपादित किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर नहीं सर, आपका मोटिवेशन हमेशा रहता है सर। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिलते सर, हैं। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके।